पेपर में डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा था। लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में डिफिकल्टी लेवल कम करने की लॉजिक भी समझ आती है एग्जामिनर की कि अब ये कैफ 3 है, कैफ 8 नहीं है। ठीक है, ये मेरे सामने लास्ट अटेम्प्ट का पेपर है। एग्जामिनर ने 50 नंबर पेपर में ऐसे रखे हैं जो एक एवरेज बच्चा या स्लाइटली बिलो एवरेज बच्चा भी उसको आराम से हासिल कर सकता है अगर उसने प्रॉपरली क्लासेस ली हैं और चीजें समझी हैं। ठीक है जी, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक रीजनेबल सवाल उससे पूछे। ये लेबर का पहला क्वेश्चन है, लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, 8 नंबर का सवाल है। इसमें शायद ऑप्शन 2 में कोई छोटी सी टेक्निकल चीज हो तो हो। ऑप्शन 1 इसका बहुत आसान है। मैं समझता हूँ सर इसके अंदर आधे नंबर ऐसे हैं जो आराम से हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है जी, एक एवरेज बच्चा भी आराम से आधे नंबर हासिल कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला तो मजाक था। ठीक है जी, एक इंतहाई आसान सवाल, सीधा सीधा सवाल, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। एग्जामिनर ने पूछा लीड टाइम क्या है, एग्जामिनर ने पूछा स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है, फिर उससे आपसे पूछा मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल दो। अच्छा, इस सवाल में गलती थी, जब मैं तुम लोगों को पढ़ा भी रहा था तो हमने क्या किया था, अंदाजे से एक चीज निकाल ली थी, लेकिन बाद में आईकैप का जब सोल्यूशन आया तो आईकैप ने कहा जी इसके इस सवाल में वाकई गलती थी, और उन्होंने सोल्यूशन में लिख दिया कि जी डाटा इनसफिशिएंट होने की वजह से हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बड़े शर्म की मकाम है एक इदारे के लिए जो एक वर्ल्ड क्लास इदारा है और वो सवाल ऐसा बना रहा है जिसमें डाटा इनसफिशिएंट है। ठीक है जी, तो खैर ये सवाल भी बहुत आसान था, लोगों को इस सवाल ने तंग किया। आप यकीन करो कि इस सवाल के लिए ना आपको बड़ी लंबी चौड़ी टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। इस सवाल को लोगों ने, इस सवाल में लोग इसलिए तंग हुए कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का कि जी हम डे 1 पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, पूरे साल उसको अप्लाई करते हैं, और साल के एंड में फिर हम क्या करते हैं, उसको एक्चुअल एक्सपेंस से कंपेयर करके अंडर ओवर अप्लाइड निकाल लेते हैं। एग्जामिनर ने आपको ये सवाल एग्जैक्ट छपा हुआ क्वेश्चन है फ्रांसिस्को लिमिटेड, फ्रांसिस्को लिमिटेड पास पेपर का क्वेश्चन है, थोड़ी टाइम पहले एग्जामिनर ने पूछा है, वो थोड़ा एडवांस था, ये उसका बहुत हल्का वर्जन है। ये एक एवरेज बच्चे ने, जस्ट अबव एवरेज बच्चे ने हैंडल कर लिया, लेकिन बाकियों ने सर इसके अंदर जो है वो तोप और खंजर चलाया। ठीक है जी, अब जो हाथ आया आ गया, कर लिया लोगों ने। ठीक है, मैं इसको समझता हूँ थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। इसके नीचे एक और ओवरहेड का क्वेश्चन, एग्जामिनर का दिल ही नहीं बना, उसने कहा एक ऊपर ओवरहेड का क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, कितने मार्क्स का, 10 नंबर का। उसने कहा सबर करो, 2 और 6 शायद, नीचे वाला 6 नंबर का है, हाँ 2 और 6 8 नंबर का एक और ओवरहेड का क्वेश्चन। और ये ओवरहेड का क्वेश्चन जमाने कदीम में एक पास पेपर था, जमाने कदीम में यानी 2004-5 का पास पेपर है। एग्जामिनर ने उठाया और उसमें शायद बहुत सारे नंबर्स भी चेंज नहीं किए, एज इट इज उठा के पूछ दिया। ये मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए थोड़ा सा तकलीफ का बायस बना होगा। एक बच्चा जिसको ओवरहेड से मसला है वो इस सवाल में भी स्कोर नहीं कर पाया होगा। ठीक है जी, फिर ईओक्यू आया, और खुदा की कसम ये ईओक्यू ऐसा सवाल है जो शायद हम अपनी क्लास में दूसरा क्वेश्चन ऐसा करते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था 10 नंबर का, इजी मार्क्स। ये इलस्ट्रेशन में ब्रेक इवन की ये पहली इलस्ट्रेशन में करवाता हूँ। ठीक है जी, ये उससे उठा के पूछ लिए कितने, 7 नंबर का, आसान। ये एक ऐसा क्वेश्चन है प्रोसेस ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट्स का जो इससे पहले कई दफा टेस्ट हो चुका है, कई दफा टेस्ट हो चुका है इससे पहले, उससे उठा के पूछ लिया। अच्छा, मैंने आपको लातादाद वीडियोस भी दिए इसके ऊपर, आखिर में हमने किए भी थे इस तरह के सवाल। मैं समझता हूँ ये एक बच्चा जिसने लास्ट 7-8 अटेम्प्ट्स के पेपर्स किए ना, वो आराम से सवाल पिक कर पाया, उसको मसला नहीं हुआ। ये भी एक आसान नंबर स्कोर करने वाला सवाल था। फिर जी, फिर हमारे पास आया सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल अगर किसी बंदे ने लास्ट 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स किए ना, उसके लिए हलवा था, लेकिन जिससे नहीं किए उससे भी इसके अंदर कुछ वेरिएंसेस कैलकुलेट किए और बाकियों में उसका स्कोर नहीं है। मैं इसको समझ सकता हूँ यार, ये 60% मुश्किल है, 40% आसान है, मैं इसको इतना मार्क्स दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, मैं और नीचे जाता हूँ। ये लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है, आपस की बात है, जिसको ये सवाल समझ आ गया उसने तो इसको 5 मिनट में कर लिया। जिसको सवाल समझ ही नहीं आया, ये सवाल बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आया,
इसमें एग्जामिनर ने पूछा क्या, एग्जामिनर ने कहा कंपनी 3 प्रोडक्ट्स बना रही है और हमारे पास आवर्स लिमिटेड नहीं है लिमिटेड, हमें इन 3 प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए 1 लाख घंटे चाहिए, ऊपर लिख के भी दे रहे कि हम 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब है आराम से इनकी डिमांड पूरी हो रही है। फिर कंपनी ने कहा हमने एक्सपोर्ट ऑर्डर पकड़ा है, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, ले आओ ज्यादा आवर्स चाहिए उसकी वजह से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डिसीजन लोकल सप्लाईज के ऊपर करना था या एक्सपोर्ट ऑर्डर पे करना था? और इस एग्जामिनर ने नीचे एक लाइन भी लिख के दे दी, द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस लोकल ऑर्डर्स ऑन प्रायोरिटीज। ने कहा पहले हम लोकल ऑर्डर्स बनाएंगे, जो घंटे बच जाएंगे उससे हम क्या करेंगे। तो इसका मतलब है सर डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर थी? आप यकीन करो इसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ो ना, आपको पता चलेगा लोगों ने इसमें क्या हाल किया। लोगों ने इसके अंदर लोकल सप्लाई जो लोकल बेचना था वो भी शामिल कर दिया, एक्सपोर्ट ऑर्डर भी शामिल कर दिया, 6 रैंकिंग्स बना दी और पता नहीं जो दिल में आया जो समझ आया वो करते रहे। पता कि सवाल आसान था, जिसने पिक कर लिया आसानी से हो गया। अब इसका मतलब ये है कि सर मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि मैंने आपको एक बंच दिया है जिसके अंदर तकरीबन कोई 40-50 के करीब क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन हैं जो एडवांस एरिया आपका कवर करे, ठीक है। बाकी मेरे भाई जो बंदा लास्ट 8-10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स देख के जा रहा है ना और क्लासेस उसने ढंग से ली हुई है, ठीक है जी, वो आराम से पेपर सिक्योर करके आ जाए। इस पेपर में 2 किस्म के लोग फेल होंगे। एक वो बंदा फेल होगा जिस बंदे की मतलब इंतहाई कम तैयारी, लेक्चर्स भी पूरे नहीं लिए, पीडीएफ से तैयारी की है, मैं आज उसको बता दूं नहीं पास हो। दूसरा वो बंदा पास होगा जिसकी तैयारी भी अच्छी है, कॉन्सेप्ट्स भी बने हुए हैं, प्रैक्टिस भी करके आया है, और वो पेपर में फेल हो जाएगा। उसका रीजन ये होगा कि इस पेपर के अंदर बहुत ऊपर नीचे सवाल होते हैं। एक सवाल ऐसा होगा आपके 14 तबक रोशन कर देगा, ठीक है जी, लेकिन वो होगा 8 नंबर का। उसके बाद एक 17 नंबर का आसान सवाल होगा, आप वो 8 नंबर का टेंशन 17 नंबर के सवाल में कैरी करोगे और 17 नंबर का ज्यादा बेड़ा गर्क करोगे, ठीक है जी। मेरी आपसे सजेशन ये रहेगी, पेपर में 8-9 क्वेश्चन होंगे, उन 8-9 क्वेश्चंस को आपने पहले जो 15 मिनट रीडिंग के ना उसमें सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है और आपने प्लान बनाना है कि जी मैंने शुरू में कौन से सवाल करने। सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन उठाना है जो सबसे आसान हो। पहले घंटे में मेरे बच्चों आपने टारगेट करना है फर्स्ट आवर में 25 मार्क्स। कितने मार्क्स? 25 नंबर। पहले घंटे में 25 नंबर कवर्ड है, आप सेफ जा रहे हो। दूसरे घंटे में आपने कवर करने 35 नंबर। कितने हो गए टोटल? 60 नंबर हो गए। और तीसरा घंटा जब आपकी मोटर चल रही होगी सही से, ठीक है जी, आप फुल रिदम में आ चुके होंगे, अब तीसरे घंटे में आपने 40 नंबर के सवाल उठाने, और ये तीसरे घंटे में आपने वो सवाल भी उठाना है जिसमें आपको लगता है कि आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। शुरू के 2 घंटे में आपने 60 नंबर सिक्योर करने हैं, फिर आगे 20-20 का मैच खेलना है आपने। आप लोगों की गलती ये होती है कि शुरू में आप बाज़ औक़ात जो है वो लोग उठाते हैं, पहले सवाल के शुरू करते हैं कि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ये एक इंतहाई फजूल बात है। ये इंटरमीडिएट के टीचर बताते थे कि पहला सवाल पहला करो तो एग्जामिनर कहेगा वाह यार बच्चे की क्या तैयारी है। नहीं यार, हमने उसकी बेटी से शादी नहीं करनी है, हमने जो है वो सीधा सीधा हिसाब किताब करना। अच्छा अब सुनो, मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ वो सुनना जरा। एक बंच मैंने आपको दिया है, वो आपने करना है, ठीक है, और मैं उसके मुतवातिर आपको जो है वीडियो सोल्यूशन देता रहा। और दूसरी चीज, मैंने आपको कल शायद मैंने पूरा लास्ट अटेम्प्ट का पेपर वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया था। अब मैं हर ऑल्टरनेटिव डे पे या रोज एक अटेम्प्ट का प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन आपको अपलोड करके दिया करूंगा। देखो मेरे एंड से ना 1000 काम हो जाएंगे। सारा मसला पता है क्या है, आपने बैठ के खुद से बजाते खुद आपने सवाल सॉल्व करने, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। जो बंदा आज भी बैठ के इस आश्रय में क्या टीचर कराएगा तो मैं करूंगा, मैं आज आपको बता दूं यार ये पेपर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। आपके पास माँ की दुआएं हो, एक अलग चीज हो, कोई अल्लाह की जबरदस्त किस्म की रहमत हो तो निकाल लोगे, अदरवाइज गेम आपके हाथ में नहीं है। अभी इतना टाइम गुजर चुका है, अच्छा खासा टाइम पहले हमने जो है वो चीज़ें कंप्लीट भी कर ली थी, कुछ एक आध जो है वो हमने टॉपिक वीडियोस में भी कवर किया। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने कम से कम अगले जो 24-25 दिन इस महीने में और 7-8 दिन अगले महीने में, तो 1 महीने के करीब अभी भी तुम्हारे एग्जाम में पड़ा हुआ है। तो अगर आप टारगेट बना लो कि यार मैं रोज 4 सवाल सॉल्व करूंगा कॉस्टिंग में, 5वां नहीं करूंगा 4 ही करूंगा, लेकिन उस 4 में मैं किसी की हेल्प नहीं लूँ, उस 4 में मैं जो है वो सवाल अटेम्प्ट करूंगा, गलत होगा ना मैं सोल्यूशन देख लूंगा या वीडियो खोल लूंगा, समझ लूंगा,
उसके बाद फिर दोबारा उसको अटेम्प्ट करूँ। लेकिन जब वो सवाल खत्म करूंगा ना अटेम्प्ट करके, तो मुझे इतना इत्मीनान होगा कि इस तरह का सवाल अगर अब आ गया ना तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। ठीक है जी। अभी भी मैं लोगों को देख रहा हूँ कि लोग सामने जो है वो सोल्यूशन रखते हैं, यहाँ क्वेश्चन रखते हैं और उसका ऑडिट शुरू कर देते हैं। अच्छा ये सही किया हुआ है, ये सही किया हुआ है, ये सही किया हुआ है, ये हो गया। इस पेपर में आपको ना ऑडिट करने नहीं देगा यार, अल्लाह के वास्ते इस चीज पे अपना जहन बना लो कि अगर खुद से सवाल नहीं करोगे ना, नहीं होगा ये पेपर पास, ना ये होगा ना आगे के बाकी पेपर पास। ठीक है जी। ये थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है कि टीचर ने आपको एक चीज बोली और आपने सुन ली और पेपर में जाके आप रिप्रोड्यूस करके आ गए। यहाँ हर सवाल बिल्कुल ही अलग होगा। ठीक है जी। मे भी शायद आप जब अटेम्प्ट करने जाओ आपको, शायद मैं अभी आपको सेफली बता दूँ, 20-22 मार्क्स से सवाल ऐसे होंगे जो आपको लगेगा यार ये बहुत आसान है, मैं इस तरह का सवाल तो क्लास में या घर से देख कर आ रहा हूँ। ठीक है। तकरीबन 30-40 नंबर के सवाल ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, खोलेंगे ना करना शुरू हो जाएंगे आप। आपके साथ सबसे बड़ा मसला, मैं शुरू के 5 मिनट 10 मिनट इसीलिए ले रहा हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? एक सवाल उठाया, नहीं समझ आ रहा है, आप या तो उसको छोड़ देते हो या शुरू से उसकी वीडियो लगा के बैठ जाओ कि इसमें है क्या। मेरी आपसे गुजारिश ये कि यार उस सवाल को अटेम्प्ट करो, गलत कर दो, सत्यानाश कर दो। वो फीलिंग जो तुम्हें एग्जाम में आनी है ना, यूज हो जाओ उससे, ताकि तुम्हारे एग्जाम में ना नर्वस ब्रेकडाउन हो। मैं अपने टाइम में समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, चाहे इन द सेंस ये कि मैं चीज़ें पढ़ के जाता। ठीक है जी। तो मेरा मर्केंटाइल लॉ का पेपर था और मैं बोल्ड हो गया, क्लीन बोल्ड। उसको पता नहीं क्या पूछ लिया, लॉ के पेपर में उसने वो चीजें पूछी जो उसने आज तक नहीं पूछी। दिमाग बंद, यूज टू ही नहीं था मैं कि इस सिचुएशन में करते क्या है। लेकिन मैंने जिंदगी में पास में इतने धक्के खाए हुए थे कि मैंने कहा यार ये भी गया तो कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह माने गया। बन किया, दुरूद शरीफ पढ़ा, उसके बाद फिर पेपर खोला, जो समझ आया कर दिया। लेकिन उसके बाद मैं चीज सीख गया कि यार आई कैप के एग्जाम में ये चीज भी होती है कि आप एक पेपर देने जाओ और आपको पता चले कि जी उस पेपर में तो गेम हो गई है भाई। अच्छा आपके साथ गेम नहीं हुई है, खाली गेम हुई होगी किसके साथ? सारे हॉल के साथ। एक आध बच्चा ऐसा होगा जिसको चीजें आती होंगी, बाकी आप सारे ऐसे ही मेरे जैसे ही। ठीक है जी। आप आपको मैं आपको बताऊं, पेपर से एक दिन पहले मैं बुलाऊं ना, यहाँ 200 बच्चे आके बैठ गए। आप लोगों को हर पॉइंट पे ये लगता है कि आप लोग जो है ना वो तैयार हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी फील होता था। मुझे उस दिन बच्चा कह रहा है सर मैंने एक सवाल किया, देखा सोल्यूशन सब सही कर दिया, 3 दिन बाद फिर आप नहीं हो रहा। मैंने कहा यार ये तेरा कैफ का पहला अटेम्प्ट है? कहता है जी। मैंने कहा मेरा सीए फाइनल का आखिरी अटेम्प्ट था, मेरे साथ ये उस वक्त भी होता था, ये मेरे साथ उस वक्त भी होता था। मैं पेपर सवाल अटेम्प्ट करता था, यार ये क्या है यार, पता नहीं यार पिछले कैसे निकले, ये कैसे निकलेगा। एक पेपर मेरा रुका हुआ था बीएफडी का, और मैं सिर्फ अपने आप को ये सोच के वो कर देता था कि यार नहीं, पिछले निकले ना, ये भी निकल जाएगा। जो आता है, जब नहीं आता था ना समझ में कुछ भी ब्लैंक, मैं अपने आप को तसल्ली देता था ये तो पास्ट पेपर है, पास्ट का पेपर है, फ्यूचर का थोड़ी है, फ्यूचर में तो कुछ अलग ही मसले होंगे हैं। तो मैं घबराता नहीं था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने भी यही करना है। अब आपने रोज का एक टारगेट बनाना है, रोज के आपने 4 सवाल सॉल्व करना और सीक्वेंस में सॉल्व करना। सीक्वेंस का मतलब ये आप लेटेस्ट पेपर उठाओ और बैकवर्ड जाते जाओ। ठीक है जी। बैकवर्ड इसलिए कि शुरू के जो 2 पेपर गुजरे ना, ये तुम्हारे लेवल के पेपर है, इससे पीछे जाओगे ना तो पेपर मुश्किल है। लेकिन मैं ये सारे सॉल्यूशंस आपको वीडियो सॉल्यूशन मुहैया कर देता हूँ, लेकिन अगेन यार बैठ के काम आपने करना है। ठीक है। आज मैं आपको करवा रहा हूँ सर ब्रेक इवन के 3-4 ऐसे सवालात जो फाइनल के सवालात हैं, थोड़े से मुश्किल है। ठीक है। लेकिन चूंकि मैं ये समझता हूँ यार इस तरह के सवालात कर लेने के बाद आप जब खुद से जाके अपने पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मुश्किलात में कमी होगी, मुश्किल खत्म नहीं होगी। ठीक है जी। हैं, ये सवाल किस अटेम्प्ट का है? ये सवाल सीए फाइनल के बहुत खतरनाक अटेम्प्ट से मैक के, ये उसके हैं। ठीक है जी। आज आपके थोड़ा सा जो है वो दिमाग ठिकाने आएगा। सर मैं सबसे पहले आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए मुझे एक चीज़ बताएं, हमने एक बात बचपन में पढ़ी है कि हम मिसाल के तौर पर सेलिंग प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट हटाते हैं से 56 की, तो हमारे पास बचता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। ऐसा ही है। इस कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन को बेटा हम यूज करते हैं क्या कवर करने के लिए? फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए। मिसाल के तौर पर सर हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो है कोई 4,80,000। तो मैं 4,80,000 को जब कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है सर? ब्रेक इवन आ जाता है। ऐसा
अच्छा अब सुनना, ये ब्रेक इवन यूनिट्स में आ जाता है। डन। मुझे बताएं ये जो ऊपर फिक्स कॉस्ट आ रही है, ये बाज़ औक़ात एब्सोल्यूट फिक्स कॉस्ट होती है। एब्सोल्यूट का मतलब एक नंबर है, 4 लाख, 4,80,000, 5 लाख, 6 लाख। अच्छा बाज़ औक़ात ये फिक्स कॉस्ट सर नहीं, परसेंटेज में नहीं हो सकती फिक्स कॉस्ट। बाज़ औक़ात ये फिक्स कॉस्ट जो है वो स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है। क्या जी? स्टेप फिक्स कॉस्ट का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ बढ़ रही होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। सर ARTT में करंटली इस कैंपस में एक वक्त में 1500 बच्चे अकोमोडेट हो सकते हैं। अगर हमारा सर हिसाब किताब बढ़ गया, 1800-1900 बच्चे हो गए, एक वक्त में फिजिकल आने शुरू हो गए, तो हमारे पास जगह नहीं होगी। तो हमने क्या किया, बराबर वाला जो है वो बेंगलोर जो है वो रेंट पे लेने का इरादा कर लिया। अभी हमारा रेंट था 8 लाख, तो बराबर वाले बेंगलोर का भी रेंट कितना होगा? सिर्फ 8 लाख होगा मिसाल के तौर पे। तो एक सर्टन नंबर के बढ़ जाने के बाद क्या होगा, आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर वो 3000 स्टूडेंट्स तक कांस्टेंट रहेगी। फिर 3000 के ऊपर जाएगा तो एक और आपको बेंगलोर रेंट पे लेना पड़ेगा। ये कौन सी फिक्स कॉस्ट है? सब फिक्स कॉस्ट है। सर आज तक एग्जामिनर ने नॉर्मल फिक्स कॉस्ट तो ब्रेक इवन में पूछी है, स्टेप फिक्स कॉस्ट आज तक ब्रेक इवन में उससे टेस्ट नहीं की है। जब स्टेप फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन में आती है सर, तो फिर आपको ब्रेक इवन 2 दफा कैलकुलेट करना पड़ता है, और ये टेक्निक आज आपने सीखनी है। तैयार हो इसके लिए? अपने पास एक छोटी सी लाइन लिख दो कि जब भी फिक्स कॉस्ट आएगी वी नीड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन 2 टाइम्स। ठीक है जी, हमें 2 दफा ब्रेक इवन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, कैसे आज सिखा रहा हूं मैं आपको। सर ये छोटा सा सवाल है, आए जरा इसको रीड करते हैं हम जनाब। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। ये कह रहे जनाब प्राइवेट हॉस्पिटल इज ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा इस सवाल पे एक और भी चीज लिख देना, ब्रेक इवन इन सर्विस सेक्टर। ठीक है जी, आज तक आपने ब्रेक इवन किसका देखा है? प्रोडक्शन का, इतने यूनिट चाहिए। अब ये सर्विस सेक्टर का ब्रेक इवन है। ठीक है, ये कह रहे जनाब प्राइवेट हॉस्पिटल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेपरेट मेडिकल यूनिट्स व्हिच ऑफर स्पेशलाइज्ड नर्सिंग केयर। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, एक मैटरनिटी यूनिट होता है, एक पेडियाट्रिक यूनिट होता है, ये बच्चों का वार्ड होता है। ठीक है जी। फिगर्स फॉर द पीड्स यूनिट फॉर द ईयर एंडेड टू 31 मई 2001 हैव जस्ट बिकम अवेलेबल। ये जो भी फिगर्स की जिसकी बात हो रही है, ये गुजरे हुए साल की बात हो रही है या आने वाले साल की बात हो रही है? गुजरे हुए साल की बात हो रही है। कह रहे जी अभी अभी हमें फिगर्स पता चली हैं, किस साल की? गुजरे हुए साल की। ठीक है जी। फॉर द ईयर इन क्वेश्चन द पीड्स यूनिट चार्ज पेशेंट 200 पर पेशेंट पर डे। क्या मतलब? एक पेशेंट अगर हमारे हॉस्पिटल में एक दिन गुजार के जाता है, हम उससे कितने पैसे चार्ज करते हैं? 200 रुपए। 2 दिन गुजारेगा तो 2 पेशेंट अगर एक दिन गुजारेंगे तो तब भी 400। 3 पेशेंट अगर एक दिन गुजारेंगे 600। एक पेशेंट 3 दिन गुजारेगा, यानी पर पेशेंट पर डे। डन। अच्छा फिर ये कह रहे जनाब एंड जनरेटेड अ रेवेन्यू ऑफ 4.4 मिलियन रुपीज। सर हमने 4.4 मिलियन रुपए का रेवेन्यू कमाया, हर बंदे से 200 पकड़ के। तो बताओ कि सर हमने कितने पेशेंट डेज का काम किया? सर 4.4 मिलियन डिवाइडेड बाय मेरे बच्चों 200 कितने? 22,000। 22,000 का मतलब समझाओगे? 22,000 पेशेंट है हमारे हॉस्पिटल? नहीं, 22,000 पेशेंट डेज का काम हुआ है। ठीक है जी, 22,000 पेशेंट डेज का काम हुआ है। सर एक पेशेंट में 4 दिन गुजार के गया तो हमने उसको 4 काउंट कर लिया। 4 पेशेंट एक दिन गुजार के गए, हमने उसको भी क्या काउंट किया? 4 ही काउंट किया। फिर कॉस्ट ऑफ नर्सिंग यूनिट, कॉस्ट ऑफ रनिंग द यूनिट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट नंबर 1, डायरेक्ट स्टाफिंग कॉस्ट नंबर 2 एंड एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट। हाँ जी बताएं, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट आना चाहिए। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट हम लेंगे ब्रेक इवन में।
हाँ लेंगे, हाँ हाँ लेंगे लेंगे लेंगे। क्यों? एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में नहीं लेते नालायकों, ब्रेक इवन अकाउंटिंग टेक्निक है। ठीक है जी, लिखो इसको अपने पास। इवन एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट आर कंसिडर्ड इन ब्रेक इवन। सीएम में कभी फिक्स कॉस्ट नहीं आती मेरा बच्चा, फिक्स कॉस्ट ही एलोकेट होती है। ठीक है, बड़े आगे। कितने टाइप की हमारी कॉस्ट है सर? एक वेरिएबल कॉस्ट है हमारी, दूसरी डायरेक्ट स्टाफिंग कॉस्ट है, तीसरी एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है। द चार्जेस फॉर वेरिएबल कॉस्ट सच एज केटरिंग एंड लॉन्ड्री आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पेशेंट डेज स्पेंड इन हॉस्पिटल। लंबी कर रहा है एग्जामिनर से का वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ पेशेंट डेज पे डिपेंड करता है। हाँ भाई हमें भी पता है। फिर स्टाफिंग कॉस्ट आर एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम द पर्सनल रिक्वायर्ड एप्लीकेबल टू द पर्टिकुलर लेवल ऑफ पेशेंट डेज। ये है इंपॉर्टेंट बात। उससे का हमारे जो स्टाफिंग रिक्वायरमेंट है, स्टाफिंग का मतलब नर्सें कितनी चाहिए, वो क्या होता है, वो जो वार्ड बॉय कितने चाहिए आपको, आपको जो है वो असिस्टेंट्स कितने चाहिए, ये डिपेंड करता है कि कितने पेशेंट्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है जी, तो सर ये भी वेरिएबल ही हो गया, अपेरेंटली वेरिएबल है लेकिन है नहीं। ठीक है, कितने कॉस्ट हो गए हमारे पास? दो, वेरिएबल और नंबर 2 स्टाफिंग कॉस्ट, और नंबर 3 क्या हमारे पास? अब एलोकेटेड के बारे में क्या कह रहा है वो कह रहा है चार्जेस फॉर फिक्स कॉस्ट such as security, admin, etc are based on bed capacity, currently 80 बेड्स। कंपनी के पास या हॉस्पिटल के पास इस वक्त कितने बेड लगे हुए? 80। और 80 बेड को देखते हुए इनको क्या एलोकेट की गई है? फिक्स कॉस्ट। वो कितनी है वो नीचे बताएगा अभी। ठीक है जी, खर्चे कितने? 3, वेरिएबल कॉस्ट, स्टाफिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, और एक पेशेंट से हम क्या चार्ज करते हैं? 200 रुपए। नीचे जाओ। The number of beds available to be occupied are regarded as bed capacity। ठीक है जी, एक दिन में कितने बेड ऑक्युपाई हो सकते हैं? 80 बेड। 365 दिन में कितने बेड ऑक्युपाई हो सकते हैं? 29,200 पेशेंट डेज का काम हो सकता है, ये हमारी कैपेसिटी है। ठीक है जी, कैसे पता चला? एक दिन पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ हो, हम क्या कहेंगे? 80 पेशेंट डेज का काम आज हुआ। क्यों? बेड हमारे पास कितने हैं? 80 हैं। तो सर अगर पूरे साल पूरा अस्पताल भरा रहा है तो 29,200 पेशेंट डेज का काम हो सकता है। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ो जरा दोस्त। द नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल टू बी ऑक्युपाइड आर रिगार्डेड एज बेड कैपेसिटी एंड दिस इज अग्रीड एंड हेल्ड कांस्टेंट फॉर द होल ईयर। 80 बेड हमारे पास पूरे साल पड़े रहे। ऐसा नहीं है कि सर्दी में हमने चारपाइयां उठा के ऊपर ले गए थे, नहीं, ये 80 बेड पूरे साल पड़े रहे। ठीक है जी, तो सर्दी में चारपाइयां नीचे आती हैं जी। There was an agreement that a bed capacity of 80 beds would apply to the PEDS unit for 365 days of the year। और ये agreement था कि हम 80 बेड अपने पास रखेंगे पूरे साल। ठीक है जी, the tables show below variable staffing cost and fixed cost applicable to the PEDS unit for the year ended 31st May 2001। पिछले गुजरे हुए साल के खर्चे कुछ ऐसे थे सर। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? वेरिएबल कॉस्ट है टोटल 11 लाख। कितने पेशेंट डेज का काम हुआ है ये नहीं पता हमें, ऊपर हमें सिर्फ उसने बताया, बल्कि हमने निकाल लिया था इनफैक्ट। कितने? 22,000 पेशेंट डेज का काम। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 22,000 से, इसका मतलब है एक मरीज जब हमारे पास आता है तो सर हम उसको जो ये कपड़े वपड़े पहनाते हैं अस्पताल वाले, और लॉन्ड्री और क्लीनिंग सर्विसेज और ये केटरिंग वगैरह मिला के, फार्मेसी वगैरह मिला के 50 रुपए का खर्चा आता है हमारा। कमाते कितने हैं मुझसे? एक मरीज अगर हमारे पास एक दिन गुजार के जाए, हमारा खर्चा कितना? 50, कमाएंगे कितना उससे? 200। फिर स्टाफिंग कॉस्ट, ईच स्पेशलिटी यानी ईच यूनिट रिक्रूट्स इट्स ओन नर्सेज, सुपरवाइजर्स एंड असिस्टेंट्स। द स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल यूनिट 22,000। अच्छा, 22,000 पेशेंट डेज में हमारे पास कहां पर मामला चला होगा? हमने कितने सुपरवाइजर रखे होंगे, कितनी हमने जो है वो नर्सें या मासियां रखी होंगी, और कितने हमने बंगी रखे? सर ये बीच वाला, सेकंड वाला। क्यों सर? हमारे पास 4 जो है वो सुपरवाइजर होंगे, 13 हमारे पास जो है वो नर्सें होंगी, और 24 हमारे पास वो क्या होंगे, क्या कहलाते हैं? असिस्टेंट। ठीक है जी। अच्छा जी, और सुनना सर, एनुअल कॉस्ट सुपरवाइजर की 22,000 है, नर्सों की 16,000 है, और
असिस्टेंट की 12,000 पाउंड है, एक साल का, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, क्या ये कॉस्ट चेंज हो सकती है अगर नंबर ऑफ पेशेंट डेज ऊपर नीचे हुए? हाँ, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है। कौन सी है ये? वेरी गुड सर, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है। अब बताओ सर, हमारे पेशेंट डेज 20,000 से कम है तो हमारे 4 सुपरवाइजर, 10 नर्सें और 20 जो है वो असिस्टेंट होंगे। अगर हमारी सर पेशेंट डेज 20,500 से बढ़ गए तो एकदम से कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर वो कांस्टेंट रहेगी कब तक? 23,000 पेशेंट डेज तक। फिर 23,000 से आगे जाओगे तो फिर बढ़ जाएगी, लेकिन फिर वो आगे कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है जी। चलिए, हमारे पास दो खर्चे आ गए। एक वेरिएबल कॉस्ट आ गई, वो कितनी है? 50 रुपए पर यूनिट या पर पेशेंट डे। ये आ गई सर हमारे पास स्टेप फिक्स कॉस्ट। उसके आगे जाओ, उससे कहा जी फिक्स कॉस्ट बेस्ड ऑन जितने आपके पास बेड है उसके हिसाब से कॉस्ट आपको एलोकेट हुई है। कितनी कॉस्ट है टोटल? 1.65 मिलियन। ये कितने बेड्स के हिसाब से एलोकेट हुई है? 80 बेड्स। अस्पताल की टोटल कॉस्ट आती होगी, अस्पताल अपने सारे यूनिट्स को किस हिसाब से कॉस्ट एलोकेट करता है? बेड के हिसाब से। हमें कितनी कॉस्ट मिली है? 1650000, क्योंकि हमारे पास बेड कितने हैं? 80 बेड। ये कॉस्ट 80 बेड के हिसाब से एलोकेट हुई है। डन। 3 खर्चे हो गए। वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई, स्टाफिंग कॉस्ट पता चल गई, फिक्स कॉस्ट पता चल गई, एक यूनिट का रेवेन्यू पता चल गया। डन। मैं सवाल को यहां रोक रहा हूं। मुझे बताओ कंपनी का करंट प्रॉफिट कितना है? ये खुद कैलकुलेट करोगे। कंपनी का करंट प्रॉफिट कितना है? शाबाश। सबसे पहले सेलिंग प्राइस 200, वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 50। कितना कमा रहे हैं हम? 150। अब बताओ हमारी सबसे पहली सर टोटल सीएम कितना है जी? टोटल सीएम है मेरे पास सर, सर मेरे पास टोटल सीएम है 22,000 पेशेंट डेज मल्टीप्लाई बाय 150, कितना? 3.3 मिलियन। अब इसमें से हमने 2 फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। एक तो स्टेप फिक्स कॉस्ट हमने कवर करनी है। अच्छा, वो कैसे निकलेगी सर? स्टेप फिक्स कॉस्ट में हमें चाहिए 4 सुपरवाइजर, 13 नर्सें, 4 सुपरवाइजर कितने वाले? 22,000 वाले। और हमें 13 सुपरवाइजर, 13 जो है वो हमें बाजियां चाहिए। 16,000 है इनका एनुअल वेज, और 24 हमें चाहिए सर कितने? 12,000 वाले। ये आ गया 580। अच्छा, आप सुनना जरा दोस्त। फिर इसके बाद मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई कौन सी? एलोकेटेड, वो तो गिवन है 16। अब बताएं सर मेरे पास नेट कितने का आ रहा है? 1066,000। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। इसका मतलब है बाबू तुम ब्रेक इवन से ऊपर ऑपरेट कर रहे हो। इसका मतलब है ब्रेक इवन से, तो ब्रेक इवन तो हमें पता है कैसे निकलता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट तुम्हारे सामने, स्टेप फिक्स कॉस्ट भी है, एलोकेटेड भी है। कौन सी फिक्स कॉस्ट लेंगे हम? दोनों लेंगे, दोनों हमने कवर करनी है सीएम से। बताओ कंपनी का ब्रेक इवन कितने पेशेंट डेज पे आ रहा है? 14,890, 894 जो भी है। अच्छा, कैसे निकाला ये? सर मैंने किया ये कि मैंने रखी ऊपर फिक्स कॉस्ट कौन सी? 584,000 जो स्टेप फिक्स कॉस्ट है, प्लस 1650,000, और मैंने इसको कवर करने की कोशिश की किससे? 150 रुपए के सीएम से। क्या आ रहा है? 14,893। अब वो लाइन पढ़े जो मैंने आपको क्लास में आते ही समझाई थी, पढ़ाई थी, समझाया क्या था, पढ़ाई थी, लिखवाई थी। सर 2 दफा ब्रेक इवन कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं लिखो, ये पीडीएफ अभी तुम्हारे मोबाइलों में चला जाएगा, इधर देख लो। आपको बताइए ब्रेक इवन गलत है। अब पूछो ब्रेक इवन क्यों गलत है? ये ब्रेक इवन में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ रहे हैं? 14,000 समथिंग। ऐसा। आपने स्टेप फिक्स कॉस्ट ली हुई है कौन सी वाली? 20,000 से ऊपर वाली। ऐसा। तो इसका मतलब है आपको अब फिक्स कॉस्ट को चेंज करना पड़ेगा। आपको जब पता चल गया कि आपका ब्रेक इवन जो है वो वेल विद इन 20,000 है, 20,000 पे हमारा फिक्स कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट कुछ और था ना, 20,500 पेशेंट डेज तक तो हमें 4 सुपरवाइजर, 10 नर्सें और 20 असिस्टेंट चाहिए। आपने ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हुए कॉस्ट ले लिए दरमियान वाली,
सर वो तो वही हम इनकर कर रहे थे ना। हाँ लेकिन आप तो ब्रेक इवन से काफी आगे ऑपरेट कर रहे हो ना। आपका जो ब्रेक इवन आ रहा है 14,000 समथिंग, इस पे क्या आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट 584 होगी? नहीं। इसका मतलब है मुझे अब इस ब्रेक इवन को क्या करना है? रिवाइज करना है। रिवाइज किस चीज को रिवाइज करूं? सीएम को नहीं, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट को नहीं, फिर किसको? स्टेप फिक्स कॉस्ट को। कैसे रिवाइज करूं? सर अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं 20,000 से कम पे ऑपरेट करता हूं तो मुझे कितने कितने वो चाहिए? 4 सुपरवाइजर, 10 नर्सें और 20 असिस्टेंट। 4 सुपरवाइजर, 10 नर्सें और 20, कितने वाले? 12 वाले। कितना आ रही है? 480। सर नाउ वी नीड टू रिवाइज दिस। अच्छा अब बताओ सर मेरे पास क्या रखूं मैं? 488 प्लस 16,50,000 डिवाइडेड बाय सीएम कितना जी हमारे पास? क्या आ रही है? 1425। ये है हमारा सही ब्रेक इवन। और अगर पेपर में ये सवाल पूछा गया तो सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा कि लोगों को स्टेप फिक्स कॉस्ट को चेंज करना आता है। अब मेरा एक सवाल है, व्हाट इफ के ये ब्रेक इवन निकलता 21,000, फिर हम कुछ भी नहीं करते चेंज? क्यों? क्योंकि हम कहते हैं 21,000 के हिसाब से ये स्टेप फिक्स कॉस्ट। व्हाट इफ के ये ब्रेक इवन निकलता 24,000, फिर हमें सर ये फिक्स कॉस्ट बढ़ानी पड़ती। ऐसा? तो मुझे बताओ चेंज कर लोगे अपने ब्रेक इवन को? ऐसा? ये पहले कॉपी कर लो यहां तक। लिखो, लिखना है या मैं पीडीएफ दे दूं? चलो जल्दी जल्दी स्पीड में फिर गोली। जी मेरा बच्चा। देखो हमने जब पहला वाला ब्रेक इवन निकाला ना तो उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स है 14,000 समथिंग। ये 20,000 से कम है। 20,000 पे स्टेप फिक्स कॉस्ट कुछ और है। आपने यहाँ 584 ली हुई है, हमने 22,000 वाली ली हुई है। तो पहले हमने इसको कम किया, अब दोबारा ब्रेक इवन निकाला, 23,000 वाली लेते। ठीक है। अच्छा भाई एक चीज और भी यार, सुनो, आज आज मेरा बड़ा मूड हो रहा है, मैं एक सवाल ऐसा बनाऊं जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग में 8 इंस्पेक्शन स्टेजेस डाल दूं। मैं मार्केट में देखता हूँ हर रंग नस्ल का उस्ताद उठता है, वो एक अपनी मुर्गी की टांग खड़ी कर देता है, लोगों को कहता है ये इंपॉर्टेंट है। भाई तुम्हारे सामने पास पेपर्स पड़े हुए, तुम्हारे सामने किताब पड़ी है, जो चीज किताब और पास पेपर्स में नहीं है, अल्लाह के वास्ते उस पर अपना टाइम नहीं जाया करो। ठीक है जी। 20,000 क्या है? वेरी गुड। एक बच्चा अभी आया दरमियान में, उसने कहा जी ये रक्षे में जो मैं बैठा हूँ ये कहाँ जा रहा है? ये 20,500 है बेटा, इसकी बात हो रही है। अच्छा चलो खैर है, कोई मसला नहीं। चलो जी, मैं अभी शुरू किया, चलें जी आगे बढ़े, आगे आगे आगे। सुनो एक छोटी सी कैलकुलेशन, ये बता सकते हो कि इस हॉस्पिटल ने 22,000 पेशेंट डेज का काम किया है, इस हॉस्पिटल ने कितनी कैपेसिटी पे ऑपरेट किया हो? फुल कैपेसिटी ये होती है कि 80 बेड पूरे साल ऑक्युपाइड रहते हैं। इस बंदे ने कितने % कैपेसिटी यूटिलाइज की है ये बता सकते हो? 75 पॉइंट। अच्छा कैसे? ऐसे कि सर 22,000 पेशेंट डेज इसने काम किया है, एंड सर हमारे पास जो टोटल पेशेंट डेज बनते हैं वो 80 इंटू ये ऐसा 75.3, ऐसा ये हो गया पिछले साल का डाटा, सारा हिसाब किताब हमने, प्रॉफिट भी निकाल दिया, ब्रेक इवन भी निकाल दिया, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज भी निकाल दी, कर दी। अब सवाल में आ गया हो,
प्रॉफिट कैलकुलेट करने में जो फिक्स कॉस्ट हमने वो ब्रेक इवन वाली क्यों नहीं ली? अल्लाह के बंदे मुझे एक बात बताओ, मैं इसको छठी दफा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं 22,000 पे ऑपरेट करूंगा तो मेरी फिक्स कॉस्ट भी 22,000 के हिसाब से होगी। सर जब मैं ब्रेक इवन निकालता हूँ वो निकलता है 14,000। 14,000 20,500 से कम है, तो फिर ये जो मेरी स्टेप फिक्स कॉस्ट आ रही है ये गलत है, ये रेलेवेंट नहीं है। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए इसको कम किया है। ठीक है जी, ये पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी आज ही। यार तुम लोग की मिसाल पता है, ऐसे किसी की शादी में जाके बैठे हो, खाना खाने का टाइम नहीं है तुम लोग के पास, तुम कह रहे दूसरी कब कर रहे हो? ये वाला लेक्चर बैठ के पढ़ रहा है एक बंदा, कह रहा है पोर्टल पे कब आएगा। आगे जाओ, आगे बढ़ो दोस्त। ये कह रहे जी अब सुनो, अगले साल की बात हो रही है। वो कह रहे ड्यूरिंग 2001 ड्यू टू शहबाज शरीफ Peds unit operated at 100% occupancy for 100 days of the year. सर साल में 100 दिन ऐसे आए पिछले साल में जो गुजरा है कि हमारा अस्पताल जो है ना फुल भरा हुआ, डेंगू वेंगी का सीजन चल रहा होगा, मंड के अस्पताल भरा है सर। गवर्नमेंट ने कोई जो है वो क्या नाम है अपना छिड़काव उड़काव नहीं किया सर, चुंडी मार दवाइयों का, उससे कोविड ये सारी क्या कहते हैं उसको, मलेरिया बढ़ा हुआ था, सारी चीजें बढ़ी हुई थी सर। 100 दिन हमारा अस्पताल जो है ना मुकम्मल फुल जैम पैक चल रहा था, मरीज हम भगा रहे थे, नहीं है भाई जगह। इनफैक्ट डिमांड ऑन दीज डेज वाज फॉर एटलीस्ट 20 बेड्स मोर। 20 और बेड होते ना वो भी भर जाते। ठीक है जी, कितने दिनों में? पूरे साल नहीं, कितने दिनों में? 100 दिनों में। साल में 100 दिन ऐसे गुजरे जिसमें अल्लाह का शुक्र है ऐसा धंधा हुआ, ऐसे बीमार पड़े, अल्लाह का शुक्र है लोग कि 20 और लोग होते तो 20 और बेड होते तो वहां भी हम लिटा देते बंदे। अब वो कह रहा है जी एज अ कंसीक्वेंस ऑफ दिस, हमें पता है कि सर इंप्रूवमेंट तो कोई नहीं आनी, एज अ कंसीक्वेंस ऑफ दिस इन द बजट फॉर द फॉलोइंग ईयर 31 मई 2002 एन इंक्रीज इन बेड कैपेसिटी हैज बीन अग्रीड, 20 एक्स्ट्रा बेड्स विल बी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द होल ईयर। ये कर रहे हैं गलती, इन्होंने कहा 20 बेड बढ़ा रहे हैं। 20 बेड भाई 100 दिनों के लिए बढ़ा रहे हो या पूरे साल के लिए बढ़ा रहे हो? अब इसका नुकसान क्या होगा? इसका फायदा तो होगा कि उन 100 दिनों में हम जो है वो 20 बेड भी ऑक्युपाई कर लेंगे, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि आपको जो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है अब ज्यादा एलोकेट होगी, क्योंकि आपके बेड्स क्या हो जा रहे हैं? बढ़ रहे हैं, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि सर इन 100 दिनों में अब हमारे पास पेशेंट ज्यादा आएंगे तो हमारी स्टाफिंग रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। फिर कह रहे जी और सुनना, it is assumed that 100 beds will be fully occupied for 100 days rather than being restricted to 80 beds in those days. उसने कहा भैया इंशाल्लाह आगे भी, क्योंकि हमारी हुकूमत ऐसी है कि अगली दफा भी इंशाल्लाह जब सीजन आएगा तो मंड के लोग बीमार होंगे और इंशाल्लाह ताला ये 100 बेड हमारे फुल हो जाएंगे इन्हीं 100 दिनों में। An increase of 10% employment cost for next year due to wage rate increase. सर हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं स्टाफिंग कॉस्ट ये 10% क्या होगी? बढ़ जाएगी, सबकी सैलरी 10% हम बढ़ा देंगे। रेवेन्यू पर पेशेंट डे एंड ऑल अदर कॉस्ट विल रिमेन सेम एंड रिमेनिंग ऑक्यूपेंसी विल बी सेम, यानी जो 100 दिनों के अलावा ऑक्यूपेंसी है वो सेम ही रहेगी। अब यहाँ तुम्हें सारी चीजें पता चल गई है। अब मुझे आपने ये बताना है कि नेक्स्ट ईयर का क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ईयर की ऑक्यूपेंसी परसेंटेज क्या होगी ये भी खुद करना तुमने। करो, गलत कर दो भले, टांगे तोड़ दो सवाल के, लेकिन करो खुद। क्या चेंज क्या हुआ है इसमें? चेंज क्या हुआ है? सिर्फ 20 बेड ऐड हुए हैं। ठीक है जी, अब बताओ क्या होगा इससे? नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा? ये तुम्हारे पास एग्जाम का एक टेक्निकली क्वेश्चन आया था, तुमने उसमें क्या परफॉर्म किया उसको अब जरा सॉल्व होते हुए देख लो और अपने आप को खुद इस पर मार्किंग कर देना कि कितने मार्क्स तुम्हें इसमें मिलने चाहिए। देखिए सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, लास्ट टाइम मैंने कितने पेशेंट डेज का काम किया? सर लास्ट टाइम मेरे पास 22,000 पेशेंट डेज थे लास्ट ईयर। ठीक है जी, इसमें से 100 डेज में पूरे 80 बेड फुल भरे हुए थे। 8,000 पेशेंट डेज का काम तो सिर्फ 100 दिनों में हुआ। बाकी दिनों में, बाकी कितने दिन है? 265 दिनों में कितने डेज का काम हुआ पेशेंट डेज का? 22,000 में से 8,000 हटाओ तो कितने बचते हैं? सर लास्ट ईयर 22,000 पेशेंट डेज का काम हुआ,
जिसमें से 14,000 पेशेंट डेज का काम 265 डेज में हुआ, और सर 100 दिनों में माशाल्लाह अस्पताल फुल चल रहा था, तो 8,000 पेशेंट डेज का काम इन 100 डेज में हुआ। ये मानते हो? अच्छा जी, अब बताओ नेक्स्ट ईयर क्या होगा। नेक्स्ट ईयर ये होगा कि यहां पर 100 पेशेंट डेज में हमारे पास बिस्तर भी 100 होंगे, तो कितना हो जाएगा ये 10,000, और ये अनचेंज रहेगा, ये अनचेंज रहेगा। तो बताओ अब हमारे पास टोटल पेशेंट डेज कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 24,000। पहले कितने थे? 22,000। अब कितने हो जाएंगे? कितने लोग यहां तक पहुंच गए थे? कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं, गलत हो गया ना, कोई मसला नहीं, अब सीख गए हो, अब आइंदा नहीं करोगे। ठीक है जी, बोर्ड पे देखो, ये हो गया जी 24,000 पेशेंट डेज। अब मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना, इन 24,000 पेशेंट डेज के हिसाब से सेल्स कितनी होगी सर? अब सर 24,000 मल्टीप्लाई बाय 200 कितने जी? 4.8। ये मानते हो? वेरिएबल कॉस्ट वो बंदा कह रहा है अनचेंज रहेगी, अनचेंज 50 रुपए ही रहेगी। ये मानते हो कितना? 1.2 मिलियन। ऐसा अब हम बात करते हैं सर सबसे पहले स्टाफ कॉस्ट की। सर स्टाफ कॉस्ट हमारे पास, चूंकि अब तुम 24,000 पेशेंट डेज पे जा चुके हो, तो अब तुम पे तीसरा वाला स्लैब अप्लाई होगा। तीसरा वाला स्लैब क्या कह रहा है भाई? तीसरा वाला स्लैब कह रहा है 4 सुपरवाइजर चाहिए, 15 आपको जो है वो नर्सें चाहिए, और फिर सर हमारे पास 4 सुपरवाइजर, 15 नर्सें और 28 असिस्टेंट। 4, 15 और 28। लेकिन सैलरीज भी बढ़ चुकी है ना सबकी। सर मेरे पास 4, 15 और इनकी जो सैलरी निकल रही है सबको 1.1 से मल्टीप्लाई करूं ताकि 10% बढ़ जाए। कितना? किसे? 28 को? अच्छा मैंने 28,000 लिख दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जी। अब क्या आ रहा है? 7,400, 7,30,400। अब बताओ सर मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट है, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, वो पहले थी कितनी? 16 लाख। ये कितने बेड्स की थी? तो इसको मैं डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ रहा है? 20। अच्छा ये वाला जो स्टेप है कि 80 बेड्स की कॉस्ट को हमने 100 पे प्रोजेक्ट कर दिया, ये समझ आया? अगर ये किसी को समझ नहीं आ रहा ना, अर्ली रजिस्ट्रेशन में 10% डिस्काउंट अगले बैच के, कॉस्टिंग के अगले बैच में एडमिशन हो रहा है, ठीक है जी, उस पर 10% डिस्काउंट है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। समझ आ रहा है नहीं? ठीक है जी। अब कितना आ रहा है प्रॉफिट? 807। अच्छा यार ये तो प्रॉफिट कम हो गया, हमने तो बेड बढ़ा दिए इस चक्कर में कि 100 दिन में भी हम पूरे मरीज पकड़े, ये तो फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। सर वेरी गुड। अब मेरा एक सवाल है, और सुनो, मैं कितने पेशेंट डेज का काम करूं इस साल? मैं कितने पेशेंट डेज का काम करूं इस साल कि पिछले साल जितना प्रॉफिट कमा सकूं? सवाल है आपके लिए। टारगेट प्रॉफिट मैं चाह रहा हूं जितना मैंने पिछले साल प्रॉफिट कमाया है, मैं इस साल कितने पेशेंट डेज का काम करूं कि उतना ही प्रॉफिट कमा लूं। टारगेट प्रॉफिट याद आ रहा है? टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, उसको सीएम से कवर करना है। फिक्स कॉस्ट तुम्हें पता चल गई है अब, ठीक है जी। पिछले साल का प्रॉफिट था कोई 1.0 समथिंग मिलियन था, 1066,000। 25, ये क्या है? 25726। इतने पेशेंट डेज का काम करना पड़ेगा आपको।
अच्छा सुनो, सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास? सर मेरे पास 730 और 20 प्लस टारगेट प्रॉफिट, और इन सबको मेरे बच्चों हमने कवर करना है सीएम से 25 ऐसा। अब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, छोड़ दो सारी चीजें। अच्छा देखो, ये कैलकुलेशंस मैंने आपके साथ की, आपकी हेल्प की, कैलकुलेशन हो गई, लेकिन ये सवाल अगर आप पहली गो में देखते ना, ये सवाल मैं टाइप करवाता, आप इस सवाल की लेंथ देख लें, ये सवाल इतना बड़ा था, इस सवाल को देख के आपका खून खुश्क हो जाता, लेकिन सवाल में था कुछ भी नहीं। अब एक चीज अपने जहन में डाल दो कि सवाल जितना लेंथी हो, बड़ा हो, सर उसमें बाज़ औक़ात जान नहीं होती है, एग्जामिनर ने डिटेल के लिए चीजें डाली होती है कि पॉइंट्स क्लियर हो जाए। अब इस जैसे लेंथी क्वेश्चन में जो कैलकुलेशंस करनी थी कर ली, समझ आ गई। अब बताएं सर, जब इस तरह का कोई सवाल आया, उसने आपको सिनेमा हाउस का एग्जाम्पल दे दिया कि सिनेमा हाउस है जी, उसमें एक टिकट है 600 रुपए का, बंदा आता है उसको एक स्नैक्स का पैकेट पकड़ाते हैं, 100 रुपए की जो है वो उसको ये पापड़ और जूस पिलाते हैं, ठीक है जी, तो सीएम आ जाएगा। फिर वो कहेगा जी कुछ खर्चा हो रहा है नंबर ऑफ शोज के हिसाब से, कुछ डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो फिक्स्ड है, शोज स्टेप फिक्स कॉस्ट है, हर शो की कॉस्ट है, जितने शोज बढ़ेंगे उतनी कॉस्ट बढ़ेगी। हर शो के अंदर सर 800 सीटें, सिनेमा हाउस के अंदर 800 सीटों में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगी तो अगला शो करना पड़ेगा। अब इस तरह का सवाल वो आपको दे सकता है, दे सकता है। अब इसी तरह का एक सवाल मैं आपको बना के दूंगा, वो आप लोगों ने घर से खुद अटेम्प्ट करना है, पक्का। हम एक स्टेप आगे जाएं, दूसरे सवाल पे जाएं, ये कॉपी कर लो। कौन सा वाला बेटा, यहां से? ये 24,000 कहां से आई है, ये पूछ लो। देखो मुझे एक बात, इसको दोबारा देख लेते हैं। देखो 22,000 पेशेंट डेज का काम लास्ट ईयर हुआ था, उसने आपको क्लियरली बताया कि 100 दिन ऐसे गुजरे थे जिसमें बेड 80 के 80 बेड फुल थे। तो जब इन 100 दिनों में 80 बेड फुल थे, तो हमारे पास 8,000 पेशेंट डेज का काम इन 100 डेज में हुआ था। अच्छा बाकी 265 दिनों में क्या हुआ था, कुछ नहीं बताया हुआ, बस ये बताया हुआ टोटल 22,000 पेशेंट डेज का काम हुआ। तो ये हमारे पास आगे बैलेंसिंग फिगर कि इन 265 दिनों में कितने कितने डेज का काम हुआ है, कितने पेशेंट डेज का, 14,000 पेशेंट डेज का। उसने कहा अगले साल ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अगले साल आपके पास 20 बेड क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो सर इन 20 बेड्स के ज्यादा होने की वजह से इन 100 दिनों में मैं 10,000 पेशेंट डेज का काम करूंगा, और बाकी 265 दिनों में जितना पहले करता था उतना अब भी करूंगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट डेज कितने हो जाएंगे, 24,000। डन जी। और कोई सवाल? बढ़े हम आगे। चलो जी। अच्छा इसको बस का मतलब यहाँ रुकना है, चलो। अच्छा रुक, जल्दी कर लो बाजी। ऐसी क्या चीज गोद में रख के देख रहा तू हैं? तो ऐसे कौन से मैसेज है इसके लिए जो टांगे उठानी पड़ रही हैं? क्यों टेंशन में भाई तू? स्टाफ कॉस्ट देखो, 24,000 तुम्हारे पास आ गया, 24,000 पेशेंट डेज में स्टाफ कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। एग्जामिनर ने कहा जी 23,000 से ऊपर जाओगे तो स्टाफ कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपको 4 जो है वो क्या चाहिए होंगे, सुपरवाइजर चाहिए होंगे, 15 जो है वो नर्सेस चाहिए होंगी, और 28 जो है वो आपको क्या असिस्टेंट चाहिए होंगे। असिस्टेंट को क्या कहते हैं उर्दू में? सीधी सी बात है बेटा, जब 24,000 पेशेंट डेज पे काम कर रहे हो तो 23,000 से आगे वाले ही लोग हैं ना। क्लियर हो गया तैमूर? बड़े आगे हम दोस्त।
चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश। बढ़ जाए हम आगे। चलो जी। अच्छा मेरे बच्चों, एक सवाल मैं इस नियत से करा रहा हूं कि इस जैसा सवाल पास पेपर के ना बहुत सारे सवाल सीए फाइनल के वो नीचे कैफ में एक एक करके पूछता जा रहा है। दो तीन ही सवाल ऐसे हैं जो अभी तक उसने हाथ नहीं लगाए। जैसे हमने एक सवाल देखा, एक सवाल अभी और देख रहे हैं, और मुझे बड़ा हंच है कि इस जैसा सवाल पेपर में उठ के आ सकता है जो अभी हम देखने जा रहे हैं। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे ऑफ स्पाइसेस बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी इज डिक्लाइनिंग। उस बंदे ने कहा कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है, ठीक है जी। 3 प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं एंड हैज इनकर्ड अ लॉस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है ये गुजरे हुए साल का टेबल है। और कहां से पता चल रहा है कि कंपनी लॉस में? प्रॉफिट, लॉस और लॉस। और मुझे बता सकते हो बी एक्स कितने का बिकता है? बी एक्स एक यूनिट कितने का बिकता है? 140 का। वेरी गुड सर, यही वाले गधे में पकड़ना चाह रहा था। यहां उस बंदे ने लिख के दिया है कि रेवेन्यू इन मिलियंस। नहीं, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोगों ने पेपर में भी अज्यूम किया कि ये 140 सेलिंग प्राइस है, 140 सेलिंग प्राइस है। ये याद रखो, सेलिंग प्राइस से टोटल सेल्स है ये। अच्छा नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है। अब गौर तो सुनो, जब भी पेपर में ये वर्ड देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स, तुम्हारे जहन में पहली चीज आनी चाहिए इसमें वेरिएबल भी शामिल है, फिक्स भी शामिल है। अदरवाइज वो तुम्हें कहता वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिक्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर नीचे कह रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे ही देखो तुम्हारे जहन में आना चाहिए जी एग्जामिनर ने नहीं बताया ये वेरिएबल है या फिक्स है। मेरी पहली असम्पशन क्या होगी, इसमें वेरिएबल भी शामिल है, फिक्स भी शामिल है, और सब कुछ कटने घटाने के बाद डायरेक्ट प्रॉफिट आया। इसका मतलब है इन दोनों कॉस्ट के अंदर क्या शामिल है? फिक्स कॉस्ट शामिल है। फिर नीचे वो कह रहा है जनाब कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड फिक्स कॉस्ट 135 मिलियन। 135 मिलियन किसको एलोकेट हुई हुई है? एक्स में है, वाई में है या जेड में, किसमें? उसने कहा भैया फिक्स कॉस्ट एलोकेट हुई हुई है टू द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। एक्स पे 1.5 घंटा लगता है, वाई पे 1.75 आवर्स लगते हैं और जेड पे 2 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को आपने 2 हिस्सों में तोड़ना होगा। वेरिएबल कॉस्ट अलग करनी होगी और फिक्स कॉस्ट अलग करनी होगी। कर लेते हैं हमें, सो फिक्स कॉस्ट अलग करने का तरीका आपको बता दिया। क्या इस बंदे ने आपको बताया कि टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? हाँ ना, ये 135 क्या मतलब, ये दिया हुआ ना 135 मिलियन, उससे कहा यार ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, तो उसमें से हटा के क्या मिलेगा आपको? वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी। फिर उसने कहा वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्स वाई और जेड की 45 रुपए, 49 रुपए और 26 रुपए। तो ये तो उसने वेरिएबल दे दी। तो अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में से वेरिएबल हटाओगे तो क्या बचेगा? इसका मतलब एग्जामिनर ने कॉस्ट ऑफ सेल्स में से फिक्स का डाटा दिया, हटाओगे तो वेरिएबल बचेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट में वेरिएबल का डाटा दिया, हटाओगे तो फिक्स बचेगा, ऐसा। चलो जी, फिर वो कह रहे जनाब इन ऑर्डर टू इंप्रूव सेल्स या इंक्रीज सेल्स एंड इंप्रूव ऑपरेटिंग रिजल्ट्स द कंपनी is considering a proposal to introduce a jumbo economy pack. Details of the proposals are as under. Jumbo pack would consist 1 pack each of 3 types of spices and would be sold at an equivalent of 90% of the total price of 3 products. हम करेंगे ये सर, 3 जो मसाले ना उनको एक ही डब्बे में डाल देंगे, क्या बना देंगे? जंबो पैक। जहां पहले 3 अलग अलग मसाले बिकते थे, अब तो क्यों खरीदेगा कोई जंबो पैक जब पहले अलग अलग मसाले अवेलेबल है? सर डिस्काउंट है, इसमें डिस्काउंट है, 10% का क्या है? डिस्काउंट है, जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में नहीं था। फिर
It has been projected that introduction of jumbo, the sale of individual products would reduce by 20%. ये कहलाता है कैनिबलाइजेशन। क्या कहलाता है कैनिबलाइजेशन? क्या होता है? जब आपका एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट की सेल्स को खा जाए। अब बताएं ना, आपके जंबो पैक आने की वजह से सारे प्रोडक्ट्स की सेल में 20% की कमी आएगी। हमें पता है कि इसकी डिमांड कितनी है। हाँ, हमें पता है कि जी एक्स की डिमांड 4 लाख है, वाई की डिमांड 6 लाख है, जेड की डिमांड 3 लाख है। अगले साल ये 20% गिर जाएंगी क्योंकि आप क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो? जंबो पैक। फिर जी द एग्जिस्टिंग पैकिंग मशीन वुड नीड टू बी रिप्लेस्ड। अच्छा, पैकिंग मशीन रिप्लेस होने से कौन सी कॉस्ट कम होगी? अगर होनी भी है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी। यार सीधी सी बात है, पैकिंग कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनती है। हमने मशीन की अच्छी पैकिंग कर दी, हम जाके जिससे हम गुड्स बिकवाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उसको थोड़ी बोलेंगे कि हम आपसे आपको 2 रुपए कम दे रहे हैं क्योंकि हमने मशीन से पैकिंग अच्छी कर ली है। नहीं ना, सेंस क्या बनता है कि इससे कौन सी कॉस्ट कम होनी चाहिए? सर ये कह रहे जनाब न्यू मशीन वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय 2%। ठीक है जी। फिर हाउएवर एनुअल फिक्स कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 3 मिलियन। सर हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 3 मिलियन बढ़ जाएगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कौन सी वाली? सारी नहीं, कौन सी? प्रोडक्शन वाली वेरिएबल कॉस्ट 2% कम हो जाएगी। फिर मार्केट जंबो, हमें एक कैंपेन चलानी पड़ेगी, टीवी में ऐड देने पड़ेंगे। ठीक है जी। और उसके लिए हमारे पास 4 मिलियन रुपए का हमने बजट सेट असाइड करना पड़ेगा। दाने जी अब बताएं सर, मेरे पास उसने मांगा आपसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ जंबो पैक्स। मैं क्लास में बोर्ड पे। अच्छा एक बात बताओ, इसने आपसे क्या कहा कि मुझे जंबो पैक के यूनिट्स बताओ? इसने आपको ये क्यों नहीं कहा मुझे एक्स के यूनिट्स बताओ, वाई के बताओ, जेड के बताओ? नहीं 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 नहीं, उसने ऑलरेडी आपको बता दिया कि उनकी डिमांड कितनी है। ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर एक्स की डिमांड 4 लाख थी, ये 20% कम हो जाएगी। अब सबकी 20% डिमांड कम हो जाएगी। आपको पता है कि उसको बेचना कितना है उनको। वो आपसे ये थोड़ी पूछ रहा है एक्स कितने बेचने, वाई कितने बेचने, जेड कितने बेचने हैं। नहीं, वो कह रहे हैं इनकी डिमांड तो आपको पता ही है कि आपने कितने बेचने हैं। पहले आप अपने फिक्स कॉस्ट को कवर करोगे किससे? इन 3 प्रोडक्ट से। जो बच जाएगा उसको कवर करोगे किससे? जंबो पैक से। ऐसा ये याद रखना। यहां पर भी 3 प्रोडक्ट्स है, लेकिन यहाँ कंपोजिट वाला ब्रेक इवन नहीं चलाना। क्यों नहीं चलाना? क्यों ना जंबो पैक नहीं? क्योंकि देखो यहाँ पर तीनों प्रोडक्ट्स इंडिपेंडेंटली बिक रही है। उसने आपको कहा 3 प्रोडक्ट्स की डिमांड हमें पता है, आप सिर्फ चौथे प्रोडक्ट की डिमांड बताएं कितनी है। अदरवाइज अगर कंपोजिट ब्रेक इवन होता तो वो पहले आपको बताता कि एक्स, वाई और जेड एक सर्टेन रेशियो में बिकते हैं। ठीक है जी। और बताएं कि तीनों के यूनिट कितने होंगे ब्रेक इवन के लिए। वो आपको ये नहीं कह रहा कि 3 के यूनिट बताओ, कह रहा भाई एक्स की डिमांड में पता है, वाई की डिमांड में पता है, जेड की डिमांड में पता है। चाहिए तो क्या चाहिए? जंबो पैक कितने बेचेंगे वो बताओ। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मेरे बच्चों करो शाबाश, खुद करो। हाँ वही एक ही बात है। सबसे पहले मुझे बताओ सर, मेरे पास इनके यूनिट्स कितने हैं? सर 4 लाख यूनिट इसके, 6 लाख इसके और 3 लाख इसके। अच्छा देखो पेपर में भी ना इससे ज्यादा वर्किंग नहीं करना जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। पेपर में कुछ गधे ऐसे होंगे जो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पहले लिखेंगे सेल्स, फिर उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके दिखाएंगे, तो हो गया काम। अब आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस ऐसे रखें, सेलिंग प्राइस के आगे फंक्शन लिख दें, सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स, दिस इज इनफ। अब बताएं सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी? सर मेरे पास 140 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 लाख, 350। सर
180 मिलियन डिवाइडेड बाय 6 लाख 300, और सर मेरे पास जेड भी इसी तरह 126 मिलियन डिवाइडेड बाय 3 लाख इज 420। डन है। अच्छा बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे चाहिए, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट मुझे चाहिए। सबसे अच्छी बात है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट सवाल में गिवन है कितनी, 45 है ना, 45, 49 और 26। अब बताओ, हमने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है प्रोडक्शन वाली, और हमने फिक्स कॉस्ट निकालनी है ऑपरेटिंग वाली। तो एक काम करते हैं, हम नीचे एक वर्किंग बना देंगे सर। पर यूनिट दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है ना, 45, 49 और 26। इसकी भी कोई चटनी बनाई गई है? आजा, चलो खैर है, कोई मसला नहीं। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट के बाद से कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कुछ दिखाया ही नहीं है। अच्छा बोर्ड पे हो गया ना, खत्म हो गई, यहाँ देख लो, छोड़ दो, गलती हो गई कोई टेंशन नहीं है, पेपर में थोड़ी बैठे हम। बेटा जरा सा 2 मिनट बोर्ड पे देख लो, अल्लाह के वास्ते, सारी चीजें छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मुझे बताएं सर, मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जरा सा बेटा 2 मिनट एक छोटी सी टेक्निक सीख लो ताकि पेपर में लंबी ना करो। सर ये दी हुई है ऊपर 105 मिलियन, 135 मिलियन, 120 मिलियन, 105 मिलियन, 135 मिलियन और 120 मिलियन। बोर्ड पे देखना जरा सा मेरे प्यारे बच्चों, आपको अल्लाह का वास्ता है, मैं इसमें से निकाल रहा हूं जनाब फिक्स कॉस्ट जो आपने एलोकेट की है। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, छोड़ दो, नहीं लिखो, नहीं लिखो, नहीं करो सॉल्व, यहाँ देख लो। मुझे एक बात ये बताओ सर, मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट है 135 मिलियन की है, इससे ज्यादा वर्किंग आपने नहीं करनी है। फिक्स कॉस्ट को आपने डिवाइड करना है किससे, टोटल नंबर ऑफ आवर्स, वो आपको निकालने पड़ेंगे। कैसे सर, मेरे पास 4 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसके, एक्स के, और उस पर 1.5 घंटा लगता है। ये लिखा हुआ है सर, कहाँ लिखा हुआ है सर, बता दें सर, ये 1.5 घंटा लगता है, 4 लाख यूनिट्स हैं। फिर दूसरे पे 1.75 आवर्स लगते हैं, 6 लाख यूनिट्स हैं, प्लस 6 लाख इंटू 1.75 प्लस 3 लाख यूनिट है इंटू 2। मुझे बताएं सर, 135 मिलियन इतने सारे आवर्स पे जब स्प्रेड होगा तो 1 घंटे का अगेंस्ट कितना आ जाएगा, कितना कितना आ जाएगा, 60, 60 ऐसा। आप बताओ सर, मुझे एक्स की कॉस्ट चाहिए, क्या करूं सर, ये उठाएं और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें। बताएं सर, मेरे पास 6 लाख घंटे लगे एक्स बनाने पे, 1 घंटे में 60 रुपए का ओवरहेड आता है, कितना, 36 मिलियन। बाकी क्या बच जाता है जी, बाकी बच जाती है वेरिएबल कॉस्ट, कितनी, 63। इसी तरह सर फिर 60 रुपए को उठाएं, मल्टीप्लाई करें 6 लाख इंटू 1.75 से, ये 63 आ रहा है, तो बच क्या आ रहा है, इसी तरह मेरे बच्चों फिर उठाएं सर, 60 को मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ रही है, 36 मिलियन। जी मेरा बच्चा, पर यूनिट, एक यूनिट पे इतने आवर्स लगेंगे, नहीं 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 नहीं, क्योंकि एक के नंबर ऑफ यूनिट 4 लाख है, एक के 6 लाख है, एक के 3 लाख है। एक काम आप कर सकते थे आसानी के लिए, मैंने आपको कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डाला, आप इस रेशो में ये फिक्स कॉस्ट एलोकेट कर सकते, 6 लाख, 6 लाख इंटू 1.75 कितना होता है, 1050 और 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 1050, इस रेशो में भी आप फिक्स कॉस्ट को एलोकेट करते तो यही आता।
ठीक है जी। 1.5 में एलोकेट नहीं करना, क्योंकि वो एक यूनिट का है, एक के यूनिट ज्यादा है दूसरे के कम है तो गलत हो जाएगा। अच्छा यहाँ कितना आ रहा है जी 80। अच्छा ये जो आई है मेरे बच्चों क्या आई है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा बोर्ड पे देखो, अब इससे ज्यादा डिटेल में वर्किंग नहीं करनी, इसको डिवाइड करना है 4 लाख से, इसको डिवाइड करना है 6 लाख से, इसको डिवाइड करना है 3 लाख से। तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है। इसको डिवाइड करो 4 लाख से 172.5, इसको 6 लाख से डिवाइड करो 120, इसको डिवाइड करो 3 लाख से, तो सर तीनों की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब बोर्ड पे देखो मैं ऊपर जा रहा हूं, सर ये आ रहा है मेरे पास 172.5, सर ये आ रहा है 120 और ये आ रहा है 280। सर मेरे पास अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा कितना, और 154। ओके ये आ गया सर मेरे पास, तीनों का सीएम आ गया। अच्छा बोर्ड पे देखना, तीनों का सीएम आ गया सर मेरे पास। एक फिक्स कॉस्ट मुझे पता है जी कितनी है जी, फिक्स कॉस्ट टोटल 135 मिलियन की है। एक काम और करना है हमने, एक और फिक्स कॉस्ट निकालनी है, वो क्या जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्स वाई और जेड की है कितनी कितनी, तरह चेक करो। टोटल 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 30 मिलियन, 49 मिलियन और 13 मिलियन, 30 49 और 13। बोर्ड पे देखना 30 49 और 13 मिलियन। मैं इसमें से हटा रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट, वो मुझे पता है कितनी है, 45 रुपए पर यूनिट। तो क्या करूं, 45 इंटू 4 लाख, सर इधर 49 इंटू 6 लाख, और इधर सर मेरे पास 26 इंटू, यहां फिक्स कॉस्ट आ रही है 12 मिलियन, 19 पॉइंट और 5 पॉइंट। अब बताएं सर मेरे पास ये तीनों फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, तीनों 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 36 पॉइंट। चलो जी टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ गई, सीएम भी आ गए सबके। अब बोर्ड पे देखो, छोड़ दो सारी चीजें, सवाल की रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, मांगा क्या है उससे। उससे का बताएं जंबो पैक हम कितने बेचेंगे टू अचीव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5 मिलियन, ब्रेक इवन नहीं निकालना है बल्कि। अच्छा अब बताओ सर गौर से सुनो, टारगेट प्रॉफिट अचीव करना है, टारगेट सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। अब देखिए आपको अगर लंबी नहीं करनी है ना, तो आप सिंपल एक काम करें, मुझे पता है मेरे पास फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन कितनी है जी 135 मिलियन। अब फिक्स कॉस्ट मेरे पास सर कौन सी, सेलिंग कितनी, सर 36.8 मिलियन। और मार्केटिंग की कॉस्ट आएगी अगली दफा, मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी है 4 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी आएगी ना। अब हमारे पास टारगेट प्रॉफिट भी डाल दो ना इसी में, ठीक है, वो अलग से भी ऐड कर सकते, कोई इशू नहीं। कितना जी 5 मिलियन, ये सब कमाना है आपने, एडअप करो उसको 183.8 मिलियन। अब हमने एक और काम करना है, क्या मैं ये वाला सीएम यूज कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि इस सीएम में जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आ रही है, सॉरी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, उसको 2% आपने कम करना था। या तो आप यहीं इसको कम कर लें, या आप एक काम करें, यहां आप छोटी सी चीज इस तरह लिख दे, सेविंग्स इन वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालें। 2% कितना होता है 172.5 का, 172.5 का 2%, 2% सिंपली 0.02 से मल्टीप्लाई कर दें, 3.45 या 45 एड अप कर दें सर, इसको क्या आता है,
अच्छा, दूसरा तरीका ये था कि आप इसको रिप्लेस कर दें, आप इसको रिप्लेस कर दें, 98% ले लें, आपका नया सीएम आ जाएगा। ये कितना है? 120 का 2%, ये मैं खुद ही कर लेता हूं, ये मुश्किल है। इधर नहीं, ये 2.28 आ रहा है, ये 5.6 आ रहा है ना ना, ऐसा। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे तीनों का सीएम आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, बताओ अगले साल की डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड बताओगे 20% गिरने के बाद? 3,20,000 चरसी, और ये 2,40,000 है। 20% डिमांड कम होने के बाद, पहले डिमांड कितनी थी? 4 लाख, 6 लाख और 3 लाख। एग्जामिनर ने आपको कहा कि जंबो पैक आने से इन तीनों की डिमांड क्या होगी? गिर जाएगी। अच्छा, अब छोटा सा काम और भी कर दें, ये जंबो का जो वेरिएबल कॉस्ट है, पहले बताओ जंबो की तीनों की सेलिंग प्राइस ऐड करो और 90% से मल्टीप्लाई कर दो। तीनों की सेलिंग प्राइस ऐड करो और 90% से मल्टीप्लाई कर दो। 963। कैसे आया ये? सर मेरे पास 350 प्लस 300 प्लस 420 मल्टीप्लाई बाय 90%। अब इन तीनों को ऐड करो, 172, 120 और 280। 172.5, 120 और 280। इसका 98% ले लो, 2% कम हो जाएगा ये भी। अच्छा, सेलिंग जो कॉस्ट है उसको एज इट इज ले लो, 45 प्लस 49 प्लस 26। अब बताएं सर जंबो का सीएम कितना होगा? ये आ गया। बताओ, सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखो, मुझे एक एक टोटल चाहिए। इससे कितना सीएम कमाएंगे, इससे कितना कमाएंगे, इससे कितना कमाएंगे, इन तीनों का टोटल चाहिए। टोटल सीएम फ्रॉम ए बी एंड सी या एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। वन थ्री 136 पक्का? यही है मेरे बच्चों, पक्का यही चाहिए? अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं मुझे इतना सारा जो है वो टारगेट कवर करना है? इसमें से हम क्या कहें जी, सीएम फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड। ये हमारे पास कितना आ रहा है जी? 136.24 मिलियन। अच्छा, बाकी कौन कवर करके देगा? जंबो। कितना है जी? 47 अब बताओ कितने जंबू में तंबू या जो भी है, कितने? 168। इतने जंबो पैक बेचोगे तो जाके आप अपना टारगेट प्रॉफिट 5 मिलियन का अचीव कर पाओगे। इतने सारे जंबो कौन बेचेगा यार? जंबो का मतलब पता है? 168,000 का मतलब पता है? 168,000 का मतलब है आपको 168,000 एक्स भी बेचने हैं, वाई भी बेचने हैं और जेड भी बेचने हैं। इतने सारे बेचोगे तब भी 5 मिलियन ही कमाओगे। हाँ सर, क्योंकि हम पिछले साल लॉसेज में थे, हम पिछले साल सिग्निफिकेंट लॉसेज में थे। 4 लाख, 6 लाख और 3 लाख बेचने के बाद भी हमारा लॉस था कितने का? सर 5 मिलियन का इसमें प्रॉफिट था, 4 मिलियन का इसमें लॉस था, 7 मिलियन का इसमें लॉस था। तो हम प्रॉफिट में आए हैं किसकी वजह से? जंबो के आने की वजह से। तो जंबो को पुराना पाप भी खत्म करना था और नए सवाब भी करने थे। ऐसा तो जंबो को आपको कम से कम 2.25 लाख जंबो के यूनिट बेचने पड़ रहे हैं। अब ये चीज याद रखना, आई कैप के एग्जामिनर को एक चीज का आइडिया है, उसने लास्ट टाइम कंपोजिट ब्रेक इवन पूछा है, ऐसा कि ए और बी को मिला के कंपोजिट बनाना पड़ रहा था। ठीक है जी, इस दफा मेरे हिसाब से इस तरह के सवाल का नंबर बनता है, या सिंगल प्रोडक्ट पूछेगा या ऐसे पूछेगा। तैयार हो? बड़े स्टेप। अच्छा जी, अब मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूं, ये कॉपी करना है तो कर लो। उस सवाल के लिए बंदा गया, मैं आ रहा हूँ। उस सवाल के लिए ना मैं चाहूंगा कि आप उसको खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है जी, वो सवाल है ट्रिकी।
लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सवाल है लेकिन ट्रिकी बहुत है। करोगे तुम? ये कॉपी तो नहीं करना ना, पीडीएफ तो आ ही जाएगा। यार मैं चाहूंगा आप इसको ऐसे अटेम्प्ट करें जैसे ये पेपर में आया है, और आप अकेले बैठे हुए हो, टीम बना के नहीं करना, अल्लाह के वास्ते चाहिए कंपनी को। तो कंपनी को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन बेहतर है, दूसरा ऑप्शन बेहतर है, तीसरा है? अच्छा 3 ऑप्शन भी थे, ओहो। लोगों को लगा ये तो 3 तो पता नहीं पॉइंट्स हैं कोई। अच्छा पहले एक बात बताओ, कंपनी कितने यूनिट बेच रही है? जी वेरी गुड सर अब्दुल्ला, वेरी गुड। 12,000 ईच, 12,000 यूनिट दोनों बिक रहे हैं। प्यारे भाई बोर्ड में देख लो। अच्छा बोर्ड में देख लो, छोड़ दो सारी चीजें, छोड़ दो, यहां देख लो, इसको मैं समझा रहा हूं। बस कर जा मेरा भाई, 2 मिनट रुक जा, देख ले मैं करा रहा हूं। ये कह रहे जी, एआरएम कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स। आपके काम की चीज होगी, देख लो। ए एंड बी, सर 2 हर्बल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ए और बी, ठीक है जी। इट्स बजट शोज ओवरऑल नेट प्रॉफिट फिगर आफ्टर अप्रोप्रिएटिंग जॉइंट फिक्स कॉस्ट ऑफ 1.5 मिलियन। सर ये जो प्रॉफिट आ रहा है ना, फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद आ रहा है, और ऐसे ही होता है, ठीक है जी। उसने कहा फिक्स कॉस्ट दोनों में नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से बांटी गई है। अब ये बताया कि नंबर ऑफ यूनिट्स हैं कितने। नीचे उसने कहा जनाब, एडवाइज द मैनेजमेंट द बेस्ट ऑप्शंस अमंग द फॉलोइंग इफ द कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड वुड बी इक्वल फॉर बोथ प्रोडक्ट्स। दोनों प्रोडक्ट के यूनिट्स बराबर है। तो एक काम करते हैं, पहले मुझे पता है कंपनी ने प्रोडक्ट ए जो बनाया है और बी जो बनाया है, इनकी सेलिंग प्राइसेस दी हुई? हाँ बिल्कुल दी हुई है। कितनी? 200 और 120। 200 और 120 ना। सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी अगर सीएम रेशियो 40% है? सर 60%। और सर यहां वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जी? 50%। तो वेरिएबल कॉस्ट और दोनों सीएम 50-50% होगा, तो यहाँ 60 हो जाएगा। अब बताएं सर इसका सीएम कितना है, इसका सीएम कितना है? मैं आपको बताऊं, ये दोनों बिकते हैं 1:1 के रेशियो में। इक्वल बिकते हैं तो 1:1 के रेशियो में बिकते होंगे। तो हमने पढ़ा था कि जब 1:1 के रेशियो में बिकेगा तो हम क्या बना देंगे? जब 1 ए बिके तो 1 बी बिके, यही है। बोर्ड पे देख लो मेरा बच्चा, 1 ए से 80 रुपए मिलेंगे और 1 बी से। तो एक पैकेट बेचने में जिसमें 1 ए और 1 बी शामिल है, पूरे पैकेट का सीएम कितना होगा? जब 2 प्रोडक्ट 1:1 के रेशियो में बिकते हैं तो ऐसे अज्यूम कर लो कि कंपनी एक पैकेट बेचती है, एक पैकेट में ए होता है, एक बी होता है, और एक पैकेट में ए और बी दोनों को बेच के कंपनी 140 रुपए कमा रही है। अच्छा जी, कंपनी का प्रॉफिट कितना है? कंपनी का प्रॉफिट बोल रहा हूं, कंपनी का। सर कंपनी का प्रॉफिट है 2,10,000 का प्रॉफिट और 30 का लॉस, तो नेट करो दो। कंपनी की फिक्स कॉस्ट कितनी है? आपको एक चीज याद आ रही है कि हम टारगेट प्रॉफिट अचीव करते थे 1.5 मिलियन की फिक्स कॉस्ट प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाय कितने पैकेट बेचने? 12,000 पैकेट्स। हर पैकेट में कितने ए? एक ही। तो 12,000 पैकेट में, और हर पैकेट में कितने बी? कितने लोग यहां तक पहुंचे?
मुझे लगता है बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए अभी। अर्ली रजिस्ट्रेशन 15% डिस्काउंट, ठीक है जी। यार एक मिनट एक मिनट, ये सवाल अगर किसी से सॉल्व नहीं हुआ ना तो मैं उसको बताता हूँ। जब मैंने टीचिंग शुरू की थी ना, उस वक्त मेरे क्वालिफाई होने में 2 पेपर बाकी थे। मैंने टीचिंग शुरू की थी, 2006 की बात है। ये सवाल मुझसे नहीं हुआ था। मैं उस वक्त क्वालिफाई होने वाला था, नहीं हुआ था मुझसे। पहली गो मैं देखा, मैंने कहा यार ये कैसा सवाल है। फिर बैठ के उसका सोल्यूशन देखा। तो ये अगर किसी से नहीं हो रहा ना, तो क्वालिफिकेशन में मेरे 2 पेपर बाकी थे, मुझसे भी नहीं हुआ था। अब सीख लिया, अब इस तरह के सवाल में एटलीस्ट अपना दिमाग चला लेना, ठीक है जी। बाकी चीजें चलती हैं तुम्हारी, दिमाग चला लेना, ठीक है जी। पेपर में दिमाग चलेगा तो हाथ चलेगा। पेपर की बात कर रहा हूं, आराम करो। अच्छा चलो। सर मेरा तो दिमाग नहीं चलता था, बात चलता है। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, बोर्ड पे देखो दोस्त। मैंने ब्रेक इवन नहीं निकाला, बट डिसीजन मेकिंग की तरह किया। सही है, कोई मसला नहीं। अब बोर्ड पे देखो दोस्त, उसने कहा पहला एक काम ये करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1, सर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे हमारी फिक्स कॉस्ट 15% कम हो जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट 7.5% बढ़ जाएगी। अच्छा, अभी कितना प्रॉफिट कमा रहे हो टोटल? 180। तो एक काम करते हैं, हम ऑप्शन 1 पे जाते हैं। ऑप्शन वन में है क्या जी? आप ए और बी ही बेचो, सेलिंग प्राइस अनचेंज रखो। कितनी? 240 या 200? 200 और 120। वेरिएबल कॉस्ट नहीं, अब इसको थोड़ा सा 7.5% कम करना है, इंक्रीज करना है, सॉरी 7.5% इंक्रीज करना है। इसका मतलब है आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.075 से 120 और एग्जैक्ट 129 आ रहा है, और ये आ रहा है 64 पॉइंट। ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 71 और 55 पॉइंट। अच्छा मेरे बच्चों, यूनिट्स तो आज भी हम 12,000 ही बेचेंगे। इसके बारे में तो एग्जामिनर ने कुछ नहीं लिखा। अच्छा वैसे एक बात बताओ, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने की वजह से तो डिमांड चेंज हो जानी चाहिए ना? है सर, सेलिंग प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होती है। तो यहाँ चूंकि सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई है तो डिमांड भी उसूलन चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या आ रहा है सर? ये 852 आ रहा है। मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ यूनिट से, टोटल सीएम निकालो। टोटल कितना हो गया मेरे बच्चों? 1518। अब बताओ, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है जो कि पहले 15 लाख थी, अब उसमें से 15% कटौती के बाद ये बचेगा। तो बताओ हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 240। ये करंट सिनेरियो से बेहतर है। करंट जो 1,80,000 का प्रॉफिट आ रहा है उससे बेहतर है ये आंसर। क्या मतलब ऑप्शन 1 में थोड़ा एडिशनल प्रॉफिट है, अच्छी बात है। ऑप्शन 1 था क्या? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी लेकिन वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, उससे हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपेयर टू करंट सिनेरियो ये एक ज्यादा बेहतर प्रोपोजिशन है। चलो जी, वो कह रहा है जरा ऑप्शन 2 को भी देख लो, शायद वो इससे भी अच्छा हो। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है? वो कह रहा है ए की प्राइस को 20% बढ़ा दो। अब अंग्रेजी चेक करो इस बंदे की। ए की प्राइस को 20% बढ़ाओ एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी यूनिटरी ओवर द रेंज ऑफ प्राइस। वो भाई, उर्दू में इसका मतलब ये है कि अगर आप प्राइस को 20% बढ़ाओगे, एग्जैक्ट 20% से डिमांड गिर जाएगी। प्राइस इलास्टिसिटी का फंक्शन याद है ना? चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। नहीं, मट्टी पाओ यार, बस ये याद रखो 20% प्राइस बढ़ने से 20% डिमांड गिर जाएगी, खत्म। ऐसी की तैसी इकोनॉमिक्स किया, ठीक है जी। और ये तो हमें पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को इकोनॉमिक्स नहीं आती। देख लो ना एक बंदे ने मुल्क की क्या हालत की है।
पुराने जमानों में अभी क्या क्लास में मैंने सुनाने वाली एग्जाम्पल नहीं है, जाने दो। नहीं, ये कहा जाता है कि जो इसाक डार है इसका ये शायद खानदानी जो है वो नाई है, हजाम है, ठीक है जी। और इसके अब्बा हजाम में सर्जन थे, मतलब वो हैं। नहीं नहीं, गांव देहातों में जो है चलो खैर जाने दो नहीं नहीं, छोड़ दो, चलो जी। अच्छा, एग्जाम थी आप लोग की। चलिए मुझे बताएं सेलिंग प्राइस क्या है जी। इसकी सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ाना है, तो 200 के कितने हो जाएगी, 200, और ये अपनी जगह पे 120 ही रहेगी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट प्राइस बढ़ाने से भी बढ़ जाएगी? नहीं सर, क्या हो गया, इतना ही रहेगी सर। ये कितना है जी, ये कितना है जी? हाँ, इसके यूनिट्स अलबत्ता कम हो जाएंगे सर। इसके 12,000 यूनिट थे, अब 80% रह जाएंगे, तो 12,000 इंटू 80%, और ये 12,000 ही रहेंगे। कितना आ रहा है सर? 115 1152 000, और ये दोनों मिला के कितने हो गए मेरे बच्चों? 1872। अब मेरे बच्चों बताओ, कंपनी की फिक्स कॉस्ट अनचेंज्ड है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। कितना? अब बताओ सर, करंट सिनेरियो बेहतर, पहला ऑप्शन बेहतर या दूसरा ऑप्शन बेहतर? दूसरे ऑप्शन में, पहले करंट सिनेरियो में 1,80,000 का प्रॉफिट है, पहले ऑप्शन में 243 का प्रॉफिट है, और तीसरे ऑप्शन में उससे भी ज्यादा प्रॉफिट है। तो एक काम करते हैं, हम और भी ऑप्शंस को देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा ऑप्शन है कोई? उसने कहा भाई, उसने कहा ऑप्शन 1 और 2 मिला के। ऑप्शन 1 क्या था? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी और फिक्स कॉस्ट कम होगी। ऑप्शन 2 क्या है? ए की सेलिंग प्राइस को बढ़ाना है, जिससे ए की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब ये सारे काम एक साथ करने। अब बताओ सर, गौर से सुनो, मैं एक्सप्लेन करता हूं सर इसमें। अच्छा, ये कंपैरेटिवली आसान है कैलकुलेट करना, क्योंकि ऊपर फिगर्स कैलकुलेटेड है। मुझे बताओ, ए और बी की सेलिंग प्राइसेस क्या क्या होंगी? ए की सेलिंग प्राइस 240 होगी, बी की वेरिएबल कॉस्ट 7.5% दोनों की बढ़ा देना, ये हो जाएगी 129, और ये 64.5। फिगर सारी कैलकुलेटेड है ऊपर। सीएम कितना आएगा? ये कितना बेटा? यूनिट्स, इसके यूनिट्स हो जाएंगे 9,600। आप बताएं सर, इससे टोटल सीएम कितना आएगा? 10, और इथे कितना? ये है कितना वैसे टोटल? 173.16। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होगी। यार अल्लाह के वास्ते इतनी बातें नहीं यार। 15 लाख का 80, 456। अब बताएं जी, ऑप्शन कौन सा अच्छा? ऑप्शन 3 सबसे बेहतर, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ये कंपैरेटिवली सबसे बेस्ट ऑप्शन है। डन है जी। कितने लोगों ने इस सवाल में एटलीस्ट 25% सही कर लिया था? सर ये भी एक CFI का क्वेश्चन है, और एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, मैं फिर रिपीट कर दूं, आज मैं आपसे 4 क्वेश्चन शेयर करूंगा जो डिफरेंट टॉपिक्स के होंगे, ठीक है। मैं आपको 4 क्वेश्चन रोज शेयर किया करूंगा, जिसमें से 2 मोस्ट प्रॉब्ली उसके होंगे, पास पेपर्स के होंगे, 2 जो है वो उसी सेट में से होंगे जो आपको मैंने दिए, ठीक है। और एक आध अगर मुझे कोई और सवाल मिल गया, इस ईमानदारी से कि आपने 4 सवाल रोज करने हैं, ठीक है। कहोगे मैं वो 4 सवाल क्लास में करा दूंगा, कहोगे मैं उसकी वीडियो दे दूंगा, आप लोग उस पर भी कर सकते हो, लेकिन
वो 4 रोज करने हैं, ठीक है जी, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इतना मुझे बताओ, तुम लोग ने सारी क्लासेस लेने के बाद एक दफा घुमा लिया उसको या अभी नहीं घुमाया है? एटलीस्ट अभी भी नहीं घुमाया। अच्छा देखो, एक काम ये कर लो, अगले 4-5 दिन ले लो भले, लेकिन एक दफा पूरा कोर्स घुमा लो क्लास के हद तक, ठीक है। आपको लेक्चर दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप अपने वो सामने रखो, रजिस्टर घुमाते जाओ, जो सवाल आ रहे हैं रैंडम सॉल्व करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जब सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद फिर जो है वो सारे प्रैक्टिस सेट्स उठाना, जो 4-4। अच्छा वो ऐसा भी कर सकते हो तुम कि जैसे मिसाल के तौर पर आज हमने ब्रेक इवन किया, घर जाओ, आज का दिन कल का दिन दो। अच्छा एक चीज और भी दिमाग में रखना, बहुत सारे लोगों की आदत होती है एक दिन पूरा सब्जेक्ट को देते हैं, कभी भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता ये तरीका। जो बंदा पूरा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ता है ना, उसकी कभी भी मार्जिनल एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती, वो अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करता, मतलब उसका टाइम काफी सारा जाया होता है। अच्छा जी, तो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, आप एक टाइम टेबल ऐसे बनाओ कि आप सुबह जो है वो पढ़ने बैठो, ठीक है। आप दिन के 12 घंटे पढ़ो कम से कम, इससे कम की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं 16 घंटे नहीं बोल रहा, 12 घंटे बोल रहा हूँ। 12 घंटे का मतलब ये है कि इफेक्टिवली बैठ के 12 घंटे पढ़ो। और अगर ये नहीं पढ़ सकते, मैं फिर आपको एक मशवरा दूंगा, अभी थोड़े से टाइम में ना इकरा यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स खुलेंगे, आप वो ले लेना, ठीक है। आप वो अगर कर सकते हो तो वो कर लेना। इकरा यूनिवर्सिटी में आप करें, बीबीए करें, ठीक है। वो इवन कैंटीन में भी बैठने से वहाँ हो जाता है बीबीए, ठीक है जी। हम वहाँ कैंटीन में बैठे और बीबीए हो जाएगा, ठीक है। हैं क्या चीज? अकेले बैठने में शायद आप डिस्टिंक्शन ले आओ, किसी को साथ लेके बैठोगे तो तब भी बीबीए हो जाएगा, ठीक है। तो आप सुबह 4 घंटे एक का रखो सेशन, 4 घंटे दूसरे का रखो, 4 घंटे तीसरे का सेशन रखो, 3 सब्जेक्ट्स को इस तरह टाइम दो। एक सब्जेक्ट की तैयारी कम है, उसको बोले 5 घंटे का स्लॉट दे दो, लेकिन एक गो में 1.5 घंटा पढ़ने के बाद उठो, जाओ बाहर सुट्टा उट्टा लगाने तो वो लगाओ, या 5-10 मिनट घूम के दोबारा आके बैठ जाओ, ठीक है जी। ये मैं आपको बताऊं, हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है, आप 1.5 घंटे बाद ब्रेक ले लो, क्योंकि आपका जो है वो स्टेमिना है माशाल्लाह, आपने बड़ी बड़ी क्लासेस ली हुई है। तो 1.5 घंटे बाद उठो। ये आपको मैं लिटरली बताऊं, आपका जितना बड़ा स्टेक लगा हुआ है ना, जितना जितना आगे आपकी करियर का हिसाब किताब है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक रेंट का। इकोनॉमिक रेंट का मतलब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करते तो आप क्या कमाते, ठीक है ना। तो ये याद रखना, सीए का इकोनॉमिक रेंट बहुत ज्यादा है। इसके बाद जो दूसरी क्वालिफिकेशन लोगे भी ना, इतना पैसा नहीं बना पाओगे, इतनी इज्जत नहीं बना पाओगे जितना चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके। ये याद रखना आपको, ये याद रखना। बाद में जो है वो वक्त बहुत बड़ा बम्बू देता है, फिर वो लोगों को बाद में जाके फील होता है। तो अभी एटलीस्ट तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारा टाइम पड़ा है। जिस बंदे ने अभी भी 3 में से 2 पेपर निकालना है ना, पूरी ईमानदारी से अगर मेहनत करे, जिस तरह उसका बाप उसके लिए मेहनत करता है घर पे पैसे लाने के लिए, उतनी ही एंथुजियाज्म और उतनी ही जान मार के अगर वो मेहनत करे ना, सिर्फ अपने माँ बाप की मेहनत को रेसिप्रोकेट कर ले, मैं समझता हूँ कि पेपर अभी भी निकालने का टाइम है। सर मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ये कह रहा है एबीसी डील्स इन अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट बनाता है, किस नाम से? HGV। सर ये आई के आपने माशाल्लाह बड़ी मेहनत से छापा है। जहां से सवाल छापा था वहां नाम था हाई ग्रेड वर्जन, ठीक है जी। तो इन्होंने उसको माशाल्लाह ऐसे करके छोटा कर दिया, ठीक है जी। It had prepared a budget for the year ending December 31st 2009 which was based on the following key assumptions। ये सर हमारे पास नीचे बजट बना हुआ है 2009 का। हमने सोचा था हम 5,04,000 यूनिट बेचेंगे 430 रुपए के हिसाब से, 300 रुपए हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी, 25 मिलियन हमारी फिक्स कॉस्ट होगी। ये रॉ मटेरियल इस 300 में शामिल है। 56 रुपए 25 पैसे का 1 kg का रॉ मटेरियल होगा और हम 2 kg मटेरियल डालेंगे 1 यूनिट के अंदर। कंपनी ने सोचा था हम ये काम करेंगे, हुआ क्या? हुआ ये सोचा था, मतलब सेशन के शुरू से पढ़ेंगे, हुआ क्या
However, the position shown by the management accounts up to 31st May 2009, up to 31st May 2009 का क्या मतलब है? 5 महीने गुजर चुके हैं, 5 महीने, शुरू के 5 महीने इस बजट को देखते देखते हमने गुजार दिए। हमने 5 महीनों में कितने यूनिट बेचे? 1,05,000। कितने में बेचे? 430 की जगह 350। इसका मतलब है सर जो 5,04,000 यूनिट पूरे साल में बेचने थे, हमने ऑलमोस्ट आधा साल निकाल दिया है, लेकिन हम यूनिट कितने बेच पाए? सिर्फ 1,05,000। फिर हमारी एक यूनिट की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट 90 रुपए। वो कह रहा है बाकी यूनिट जो है वो, बाकी जो कॉस्ट है वो बजट के हिसाब से ही जो है वो हुई है। वेरिएबल कॉस्ट में कितनी चीजें होंगी? ऊपर क्या नजर आ रहा है सर? डायरेक्ट मटेरियल नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि जी 40% लेबर है, तो बाकी वेरिएबल ओवरहेड होगा। ठीक है जी, 3 चीजें उसने कहा जी, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड जो बजटेड था वैसा ही है, मटेरियल की कॉस्ट में कुछ चेंज आया। अच्छा, मटेरियल पहले कितने का लग रहा था? 1 kg 56 रुपए 25 पैसे का, और हम 2 kg लगाते हैं एक यूनिट पे, कितना बनता है? और हमने कितने 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 का मटेरियल लगाया? 90 का। तो मटेरियल में हमने थोड़ी सी बचत कर दी है कंपनी की। ठीक, फिर वगैरह जी। अच्छा, शुरू के 5 महीने बहुत बुरे गुजरे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट एडवाइज द मैनेजमेंट दैट द फेलियर टू अचीव द टारगेट सेल्स is because a competitor has introduced another product which is very popular in the low income areas. उसने कहा हमने सोचा हम 430 रुपए का यूनिट बेचेंगे, कंपेटिटर ने हल्के रेट्स में हल्का प्रोडक्ट ले आया, लो इनकम एरिया वाले उसको खरीद रहे हैं, पूरी मार्केट का सत्यानाश हो गया है। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा आफ्टर ड्यू डिलिबरेशन मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड अ रिवाइज प्लान। अच्छा, रिवाइज प्लान कितने टाइम का बनेगा? 7 महीने का। ठीक है जी। Revised plan for the remaining period of the financial year. The plan involves launching a low grade version, ठीक है जी, of the existing product named LGV, माशाल्लाह जी, to capture the low income market. Salient features of the plan are as under. हमारे पास 2 प्रोडक्ट बिकेंगे अगले 7 महीने में। ठीक है जी, साइलेंट नहीं होता ये, साइलेंट फीचर्स, खामोश जो है वो। हाँ जी सर, हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, HGV और LGV। इनका रेशियो क्या है जी? 1:2। इसका मतलब है शुरू के 7 महीने में 5 महीने हमने क्या किया? सिर्फ HGV बेचा है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम 2 प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, LGV 7। ठीक है, LGV कितने का बिकेगा? 270 का। एक मशीन हमें खरीदनी पड़ेगी 1.2 मिलियन की। यार मशीन की तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है ना, मशीन का तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन के बारे में हिंट दिया है? हाँ सर, ये डेप्रिसिएशन 10% है। तो बताओ हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी बढ़ेगी इस डेप्रिसिएशन, इस एसेट को लेके? 1.2 मिलियन है ना, तो 10% कितना होता है? बिल्कुल नहीं सर, 7 महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए हमें। तो हमारा डेप्रिसिएशन की कॉस्ट बढ़ेगी कितनी? 70,000। फिर उसने कहा जी LGV भी 2 मटेरियल से मिलके बनेगा, A और B, और मटेरियल जो है ना 5:3 के रेशो में ऐड होंगे। हाउएवर टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सेम। इसका मतलब है LGV में भी 2 kg मटेरियल लगेगा, लेकिन किस रेशो में? 5:3 के रेशो में। मटेरियल A और मटेरियल B 5:3 के रेशो में डलेंगे। टोटल मटेरियल कितना होगा? 2 किलो। अच्छा, A कितने का आता है जी? A आता है 25 रुपए का, B आता है 45 का। सो काट के 45 करना है। ठीक है, फिर वो कह रहे जी प्रोडक्शन ऑफ HGV is carried out by skilled workers. However, unskilled workers would be required to produce LGV. LGV में हम लोग अनाड़ी मजदूर लगाएंगे। अनाड़ी मजदूर क्या करेंगे? 40% कम तनख्वाह लेंगे, लेकिन मनुष्य टाइम ज्यादा लेंगे, 10% टाइम ज्यादा लेंगे। ठीक, तो आप इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड LGV का HGV के मुकाबले में 10% कम होगा। फिक्स कॉस्ट 3 मिलियन बढ़ेगी। पहला पॉइंट किससे रिलेटेड है? सेल से। दूसरा पॉइंट फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। चौथा पॉइंट लेबर से रिलेटेड है। पांचवा पॉइंट वेरिएबल ओवरहेड से रिलेटेड है, और छठा पॉइंट फिर एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड आ रही है। ये नीचे जो 5-6 पॉइंट्स आपको बताए गए, ये किसके लिए बताए गए? LGV के लिए। HGV के बारे में तो ऊपर वो बता चुका है ना। अब मुझे एक बात बताओ, चाहिए क्या है? कंप्यूट दी सेल्स अमाउंट एंड क्वांटिटीज फॉर द रिमेनिंग पीरियड टू अचीव अ ब्रेक इवन। हमने सोचा छोड़ भाई 5-5 लाख की सेल्स, ब्रेक इवन आ जाए, बस गुनाह माफ हो जाए, बाकी चीजें छोड़ दे। अब बताओ ब्रेक इवन हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले दो प्रोडक्ट्स हैं,
सर शुरू के 5 महीने तो एक ही प्रोडक्ट बिका है ना, उसको बाद में देख लेते हैं। अभी कितने प्रोडक्ट तुम्हारे सामने सर? दो, कौन कौन से? HGV और LGV। पहले क्या बिकता था सर? खाली HGV बिकता था ऐसा? पहले क्या बिका शुरू के टाइम में? क्या बिका? HGV। कितने का बिका HGV? ऊपर जाओ, वो कह रहा है 350 का हमने एक बेचा। HGV के शुरू के 5 महीनों पे जो वेरिएबल कॉस्ट लगी, उसमें उसने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट का वैसे ब्रेकअप क्या था? वेरिएबल कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में एग्जामिनर कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट में 40% डायरेक्ट लेबर है। 300 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है ना, 40% कितना होता है? डायरेक्ट लेबर है 120। मटेरियल कितना है सर? सर 56.25 का मटेरियल लगा है और 2 kg है। कितने? 300 में से डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया, वेरिएबल ओवरहेड कितना है सर? बैलेंसिंग फिगर, ये तीनों आ गया सर। ये लास्ट ईयर हमने सोचा था कि हम लगाएंगे, इसमें चेंज क्या हुआ? इसने कहा मटेरियल जो है वो 90 रुपए का लगा, ये दोनों जो है वो बजट के हिसाब से लगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ शुरू के 4 महीनों में हमने जो डायरेक्ट मटेरियल लगाया 5 महीनों में वो 90 का लगाया, डायरेक्ट लेबर हमने एज पर बजट लगाया 120, और वेरिएबल ओवरहेड हमने कितना लगाया? 67 अब बताएं शुरू के महीनों में हमने सीएम कितना कमाया सर? 72 पॉइंट। और हमने यूनिट कितने बेचे? कितना बनता है सर? 7612। इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने कमाया है शुरू के 5 महीनों में। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद हमने सर 2 प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किए। कौन से? HGV और, अच्छा भाई HGV की प्राइस क्या रखनी है? इसने कहा जी HGV की प्राइस हमने रखनी है 385 और LGV की प्राइस रखनी है 270। अच्छा, इसका मतलब है आप HGV रखोगे 385। शुरू के 5 महीने आपने 350 में बेचा, लेकिन अभी आप प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दोगे। LGV को रखोगे कितने? 270। किस रेशो में बिकेंगे ये? 1:2 के रेशो में। और आगे क्या लिखा है सर? मशीन का डेप्रिसिएशन वो एंड में लेते हैं हम। सर रॉ मटेरियल कितना लगेगा? बोर्ड पे देखना भाई। रॉ मटेरियल लगेगा 2 kg LGV पे। 2 kg में उसने कहा जी A और B 2 मटेरियल यूज होंगे। किस रेशो में यूज होंगे? 5:3 के रेशो में। जरा 5:3 के रेशो में तोड़ो जरा 2 kg। 1.25 kg और 0.75 kg। एग्जामिनर ने कहा ये जो A है ना, ये 25 रुपए का किलो आएगा, और जो B है 45 रुपीज पर kg आएगा। कितने रुपए का मटेरियल लगेगा सर? ये देखें जरा। ये दोनों मिला के कितने होते हैं मेरे बच्चों? इसका मतलब है जी HGV पे LGV पे डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 60, और HGV पे ऊपर ही लिखा हुआ है सर 90 रुपए। फिर दूसरा पॉइंट सर, ये डन, ये डन। HGV shall continue to be 90 रुपीज। सर HGV पे जो लेबर लगता है सर वो स्किल्ड है, इस पे क्या लगेगा? अनस्किल्ड। 40% कम टाइम में, सॉरी 40% कम वेजेस होंगी इस लेबर की जो LGV पे लग रहा है, लेकिन 10% ज्यादा टाइम लेगा। मुझे पता है HGV पे कितना लेबर लग रहा है, अब भी 120 ही लगेगा। लेकिन सर यहां पर 120 मल्टीप्लाई बाय 60%। क्यों? वेजेस कम है सर इनकी, लेकिन वो कह रहे हैं 10% ज्यादा टाइम लेगा। आपने पहले उसको कम किया, अर्ली रेट कम है, फिर आपने 10% बढ़ा दिया, क्योंकि अब क्या आ रहा है सर? सर यहां वेरिएबल ओवरहेड्स पहले भी कितना था, इधर कितना होगा सर? एग्जामिनर बता रहा है कि इधर वेरिएबल ओवरहेड होगा 10% हायर देन, ठीक है जी सॉरी कहां गया, सॉरी 10% लोअर देन HGV। लोअर कितना होता है जी? 90% निकालें इसका, 60 पॉइंट
अब बताएं दोनों का सीएम निकालें। ये आ रहा है 65.05 और ये अच्छा 107। मैंने कहा बंद कर देना चाहिए इसको, एचजीवी एलजीवी बेचना चाहिए। 65.05। अब बताएं किस रेशो में बिकते हैं सर ये? तो जब एक एचजीवी बिकता है तो 2 एलजीवी बिकते हैं। तो बताएं एक एचजीवी का सीएम कितना है जनाब? एक को मल्टीप्लाई कर दूं मैं? जल्दी बोलो, मैं क्लास में क्लास जाएगी 9 बजे तक। अर्जेंट तो नहीं है? बोलो बोलो बोलो, आप बता दो। हम्म 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 हम्म। अच्छा सर को मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। जी जनाब कितना आ रहा है सर ये? 2। अच्छा आप बोर्ड में देखना दोस्त, ये एक कंपोजिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। बताओ कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? टोटल पुरानी फिक्स कॉस्ट में आपको बताऊं 25 मिलियन है। अभी एक डेप्रिसिएशन ऐड हुआ है इसमें, कितने का? और इसने कहा जी ये एलजीवी को हमें मार्केट करना पड़ेगा कितने से? मार्केटिंग कॉस्ट कितने की? ये सब मिला जुला के कितने हो गए? 28 पॉइंट। अब बताओ हम शुरू के 5 महीनों में कुछ सीएम कमा चुके हैं कितने? वेरी गुड सर, 7612 हुए 7612। क्या बचा सर हमारे पास? 452075। इसके आगे क्या ये बता दो ऐसा। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 237.6 से। बताओ हमने कितने कंपोजिट बेचने हैं? 86,100 कंपोजिट्स। ये वहीं ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है जी, तुम रूम में ले जाओ, यही चाहे। अब बताओ इसमें एचजीवी कितने एलजीवी कितना है, ये निकाल लोगे? अब सुनो जरा दोस्त, ये आपने कॉपी करना है, ठीक है जी। और यहाँ हम अपनी क्लास खत्म करेंगे। ये 4 क्वेश्चन आपने घर जाके एक दफा दोबारा देखने, ठीक है जी। कल के लिए मैं आपको 4 सवाल दूंगा आज रात में, ठीक है जी। कल उन चारों की वीडियोस आपसे शेयर कर लूंगा। परसों में दोबारा क्लास रखूंगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर, ठीक है जी। थैंक यू जी। यार इसका पीडीएफ ताजा शेयर कर देना, ठीक है।